Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बिल्कुल एक बार ज्वाइन कर ले सब लोग. Good afternoon. कितने लोग इस बैच में? 45 and 26 has been joined. 27, 28. Okay. Just wait for 2 to 3 minutes. हाँ. अच्छा बाकी अभी तक जो है उनमें anyone जिन्होंने डायरेक्ट 12th में आकाश ज्वाइन किया है मतलब कि न्यू है डिफरेंट बैचेस से हैं उनका नहीं बात कर रहा जो रिसेंटली मतलब कि आकाश के बाहर से हैंड रेस कर सकते हैं. हैंड रेस का एक ऑप्शन है वहाँ पे जाके हैंड रेस कर सकते हैं या फिर सब 11th यहाँ पढ़े हुए हैं. Yes, sir. ओके देन फाइन. Yes, sir. सबने 11th पढ़ा हुआ है. दैट्स प्रीटी. Yes, sir. चलो ये तो बहुत बढ़िया हुआ. बाकी 11th का थोड़ा तो देखो आता ही होगा ऐसे और वैसे भी तुम तो ऑनलाइन में ही हो मतलब तुमने लास्ट ईयर भी ऑनलाइन पढ़ा ही होगा. जो ऑफलाइन वाले थे वो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे थे. अब तुम तो पहले से माइंड सेट लेके बैठे थे तो तुम पढ़ ही रहे होंगे लास्ट ईयर भी ऑनलाइन है ना. एंड लास्ट ईयर थोड़ा सा तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट रहा होगा बिकॉज हाइब्रिड क्लास के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था बिकॉज कुछ टाइम ऐसा होता था ऑफलाइन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता था हम लोगों का. तो Yes, sir. दिस टाइम दिस विल नॉट गोना हैपन. तो अभी यही होगा कि 1-to-1 जो भी है हम कनेक्टेड रहेंगे हमेशा. एक चीज़ क्लियर रहेगी कि अगर किसी को कोई भी इश्यू आता है हैंड रेस कर दे. नो डाउट कहीं भी मतलब कोई भी चीज़ पे इश्यू होता है हैंड रेस बिकॉज हर बार माइक ऑन करके बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. कम से कम हैंड रेस कर दे तो मैं देख के उससे पूछ लूँगा है ना. और हैंड रेज ही रखे लोअर करे ही ना जब तक कुछ मैं पूछ नहीं लेता. कई बार ऐसा होगा कि मैं बिजी हूँ तो मैं नहीं पूछा बट ये हमारा प्रोसीजर रखेंगे हम. कोई भी डाउट एंड बार बार तुम माइक ऑन करके बोलने से बेटर अगर समझ आ गया इट मीन थम्स अप. दैट्स लाइक कि हाँ जब मैं पूछ रहा हूँ समझ आ गया थम्स अप मीन्स हाँ भाई क्लियर है चीज़ें. और डाउट है तो हैंड रेज. कंफ्यूज नहीं होना है. समझ आ गया तो भी हैंड रेज कर दो. मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा तुम लोगों के साथ है ना. तो इस चीज़ पे हम क्लियर रहेंगे. एंड अभी तक स्टिल 32 गाइस है. बाकी 13 स्टूडेंट्स गायब हैं. बाकी 11th वाली मैथ कैसी रही? 10th के बाद में 11th में आते आते मैथ ने अलग रूप दिखाती है अपना. कैसा रहा? ठीक था सर, अच्छा था. Quite good, sir. ठीक था. सही था, sir. अच्छा बाकी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री से ठीक था ना मतलब बाकी तो उससे तो ठीक. हाँ सर, बिल्कुल सर. Yes, sir. Yes, सर उनसे तो ठीक ही था. रटना तो नहीं पड़ा कम से कम कुछ कोऑर्डिनेट पे आ नहीं गए. नहीं सर, रखना नहीं पड़ा. no, sir. चलो तो आई थिंक सब डिफरेंट बैचेस से ही है यहाँ पे है ना. ईयर 10 वाले कितने हैं? मैंने ईयर 10 देखा था लास्ट. कोई मुझे दिखा नहीं. मैंने नाम चेक किए थे कोई दिखा नहीं मुझे. ओके चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं स्टार्ट करते हैं. आई थिंक ये ज़्यादा ईयर 5, 6, 7, 8, 9 वाले दिखते हो या Yes, yes sir. ER Sir, 7. yes. ER4. अमित Year सर. 5. अमित सर थे ईयर 5, 6, 7, 8 में आई थिंक. Shailesh sir था. हाँ Yes, सर. ओके मिस्टर सर थे. ओके ER 6 में अमित सर. ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं. अब ऑनलाइन चलेगा बिल्कुल अलग चलेगा तो थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा मिलेगा. एंड माइक ऑन करके बोलना हो फ्रीडम है. दूसरी चीज़ ये यार कि यहाँ ना रिकॉर्डिंग ऑप्शंस नहीं रखेंगे बिकॉज अगर तुमने ऑनलाइन ऑप्शन लिया है इट मीन्स तुम्हारा नेटवर्क अच्छा ही होगा और मेरे एंड पे मुझे पता है ठीक ही है यहाँ पे है ना. तो ये क्लियर रहेगा कि बाद में ये नहीं कि सर. एंड सेकंड थिंग मैं पीडीएफ तो शेयर कर ही दूंगा नो डाउट बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी नोट्स बनाएंगे. यस सर. Yes. हो सकता है Yes, लास्ट. sir. सर एक्चुअली अभी मेरे 31 तक का एग्जाम्स है, स्कूल एग्जाम्स 11 के. तो क्या सर ये रिकॉर्ड हो सकती है अभी के लिए 31 तक का? यार फर्स्ट डे तो रिकॉर्डिंग नहीं अभी तो नहीं नो डाउट. नहीं आज तो तुझे लेनी पड़ेगी क्लास. पहले दिन तो सुन ले मेरी. ओके सर. हाँ दूसरे दिन से start. ओके सर. हाँ 1-2 दिन तो सुनो कम से कम. ऐसे रिकॉर्डिंग में बात मजा नहीं आता. तो वो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन कट है ना कैंसिल है अभी ये. वैसे भी अभी देखो कितनी 2-3 क्लासेज जाएगी 31 तक. कितना ही क्लासेज आने वाली कोई नहीं. एंड बिल्कुल स्लो ही चलना है. कोई फास्ट अब अभी वैसे भी हमारे पास काफ़ी टाइम है. टाइम से शुरू हो रहे हैं बैचेज. ज़्यादा लेट हुआ नहीं है तो बिल्कुल. और पिछली बार की तरह ऐसा भी नहीं होगा कि ER1 का सिलेबस पहले हो रहा है ER2 का ER10 का लास्ट तक चल रहा है बिकॉज सेम टाइम पे बैचेस शुरू है तो सेम ही चल रहा होगा. सबका पेपर सेम होगा. तो 12th क्लास में एक चीज़ ध्यान रहेगी कि यार रिजल्ट आ रहा होगा और पूरे पूरे आकाश के 12th के बच्चों में से आ रहा होगा जनकपुरी सेंटर के.
मीन्स ये नहीं कि 45 स्टूडेंट्स में से आ रहा होगा तुम लोगों का। जो रिजल्ट हमारा जनरेट हो रहा होगा वो पूरे आई थिंक जितने भी यहाँ पे 12th क्लास में होंगे 400 500 उनमें से आएगा। तो हमें इज्जत बचानी है अपनी, है ना, तुम्हारी और मेरी। तो ध्यान रखना। सर 639 बच्चे हैं। कितने 600? 39। हाँ तो 639। तो हम सारे टॉप 100 में ही रहने चाहिए, मतलब कि हमारे 45 इसके पीछे नहीं जाने चाहिए। तो उसके लिए तो ये अच्छा कितने लोग हैं जो स्कूलिंग भी कर रहे हैं साथ में, मतलब कि वो हैंड रेस करना जो स्कूलिंग प्लस कोचिंग पे हैं, जिनको रेगुलर जाना होता है। ओके फाइन 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 4। अरे बहुत सारे आ गए, और आ गए और आ गए, आए ही जा रहे हैं, तो आए ही जा रहे हैं, बस करो यार। 16। ओके एंड रेस्ट डमी स्कूल्स में, चलो तुम लोअर कर लो। हाँ डाउन डाउन डाउन। एंड बाकी रेस्ट मैं मान के चलो कि बाकी सारे डमी है ना। यस यस सर। तो देखो इन 16 के पास तो लिटरली टाइम थोड़ा सा कम होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, स्कूलिंग के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। बट बाकी मतलब कि डिफिकल्ट मीन्स ऐसा नहीं कि नहीं होता है, टाइम होता है, बस इनको थोड़ा सा बाकी कामों को कम करना पड़ेगा, लाइक खेलना कूदना, पबजी कम खेलना पड़ेगा। बाकी तुम लोग तो पबजी के साथ भी मैनेज कर सकते हो, तुम लोग कर सकते हो, उसके बाद आगे भी है ना, गेम्स और आ चुके हैं, तो तुम लोग बाकी लोग मैनेज कर सकते हो बहुत अच्छे से, हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। एंड पढ़ने का तरीका आई डोंट नो 11th में, हाँ आर्यन कुछ बोल रहे हो या फिर बस एम ही हाथ दर्द हो जाएगा नीचे कर ले पे। हाँ ठीक है। एंड सेकंड थिंग ये रहेगी यार कि पढ़ने का आई डोंट नो 11th में तुम्हारा मेथड क्या था, क्योंकि अभी तुम देखोगे मैं तुम्हें बोलूँ कि 11th का रिवीजन करके पूरी टारगेट दोबारा से कर लो, आई थिंक इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हें बोलूँ कि अगले 1 महीने में या 15 दिन में पूरा का पूरा 11th रिवाइज कर दो। तो अभी के टाइम हमारा 11th रिवाइज करने का, 11th नहीं आई थिंक 12th में हमारा क्या प्रोसीजर होगा। फर्स्ट आज जो हमने पढ़ा है हमें जाके नोट्स रिवाइज करने, ऑब्वियसली वो सेम प्रोसीजर सब हमेशा करते आ रहे थे। एंड उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो यही होगी कि तुम जो टारगेट मॉड्यूल्स कर रहे होंगे उसमें 3 तरह से चीजें होती है। एक क्वेश्चन वो होता है जो तुम्हें देखते आ गया और तुम्हें लगता है कभी नहीं भूल सकते इसको, तो कि इसमें क्या ही था। जैसे मान लो कि क्वाड्रेटिक के अंदर मान लेते हैं x² - 5x + 6 = 0, इसके लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में या फिर इसके रूट्स बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम कभी भूल नहीं सकते, इनके ऊपर जस्ट टिक मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे कि यार इनको दोबारा नहीं भी पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस लाइक कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एंड सेकंड स्टेप जो तुम्हें लगता है कि यार यहाँ एक कॉन्सेप्ट था, अगर ये मेरे को आता तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ऐसे क्वेश्चन पे हम एक स्टार मार्क कर देंगे। एंड थर्ड टाइप जो हमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहा है और हम डाउट क्लास में पूछ रहे हैं, उन क्वेश्चन को हम स्पेसिफिकली 2-3 स्टार या वॉट एवर सर्कल रेड मार्क जो तुम्हें ठीक लगता है तुम्हारे अकॉर्डिंग वो तुम्हें मार्क कर लेना है। तो ओवरऑल उसका फायदा क्या है, जब जैसे मान लो 11th में तुमने कर रखा होता तो तुम्हारी टारगेट में मान लो एक क्वाड्रेटिक चैप्टर उठाते उसमें मान लो 200 क्वेश्चन है, तो कम से कम ऐसे होंगे कि कम से कम भी नहीं तो 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वन गो में हो जाते थे। अब तुम अगर वही दोबारा कर रहे हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी कि हम वो वाले जो सर्कल मार्क है, स्टार मार्क है, जो सिंगल स्टार मार्क है, उनको फर्स्ट गो में करें, तो हार्डली हमें कम टाइम लगेगा। एंड जिनके ऊपर हमारा डबल ट्रिपल स्टार मार्क था जो हमसे हुए नहीं थे, हमें लगा था ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन था पर हमने कर दिया, ऐसा भी होता है ना कई बार कि विक्ट्री वाला फील आता है कि यार ये था क्वेश्चन, मजा आ गया। तो उन सबको हम रिवीजन में करेंगे तो आई थिंक थोड़ा सा हमारा टाइम बचेगा एंड थोड़ा सा एक अच्छी तरीके से स्मार्ट स्टडी हो जाएगी, थोड़ी सी जो मजदूरी करते आ रहे थे वो कम हो जाएगी। एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स तो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ही करेंगे टाइम के साथ, बट मैं वेट कर रहा था कि बाकी लोग भी, जनता ऐड हो जाती है, अभी तक 34 है, 11 स्टूडेंट्स आर मिसिंग राइट नाउ, तो मैं उनका वेट कर रहा था इतनी देर, बट नहीं आए, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो आज जो हमें चैप्टर शुरू करना है वो रिलेशन एंड फंक्शन है, तो इसके बारे में जो बात करनी है वो थोड़ा थोड़ा सा तुमसे कोशिश करेंगे। पुराना कितना याद है और नहीं याद है तो देखो, स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि 12th क्लास में 11th का कोई कोई यूज नहीं है, मतलब कि ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा लगता है कि कोई रिलेटेड चैप्टर ना हो, बट 11th में जैसे तुमने देखा होगा कि यार क्वाड्रेटिक पढ़ ली, अब क्वाड्रेटिक पढ़ी या नहीं पढ़ी इसका बाइनोमियल पे कोई इफेक्ट नहीं, बाइनोमियल नहीं पढ़ी तो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लो, वो भी नहीं पढ़ी तो पीएनसी पढ़ो, मतलब तुम्हें ना एक एक बार समझाया जाता है, क्योंकि जस्ट 10th to 11th में मूव कर रहे होते तो पहला क्या होता है कि यार पहला चैप्टर उड़ गया, दूसरा भी, फिर जाके आती है तुम्हारी कोऑर्डिनेट जो कि इंटरलिंक होती है कि स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ी तो सर्कल गया, सर्कल गया तो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब उड़ जाता है। 12th क्लास में दिक्कत यही है, 12th क्लास में जैसे पहला चैप्टर
है ना। एंड फंक्शन से हमारा कोर्स स्टार्ट होता है बहुत अच्छे लेवल। तो खुद से पढ़ सकते हो, इतना बेसिक है। उसके बाद में जैसे हम पूछ रहे होते हैं एओडी पे, एओडी इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट 3 चैप्टर। उसके बाद में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लो तो डेफिनेट और ये सब मिक्स है। मतलब बेसिकली बोलना चाहता हूँ कि एक लेक्चर मिस हुआ, आगे के 5 लेक्चर मिस है। तो चाहे हम मेट्रो में बैठ के लेक्चर सुन ले, चाहे फिर किसी की शादी में, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन ऑप्शन है, बट हमें लेक्चर मिस नहीं करना है। मेट्रो में मत सुनना, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। मेट्रो नहीं, बाकी कहीं भी सुन लेना। मेट्रो वेट्रो में पसंद नहीं मुझे, नेटवर्क इश्यू भी आता है, तो मेट्रो में नहीं चलेगा। बाकी कहीं चलेगा, मेट्रो में क्योंकि आसपास वाले भी देख है क्लास में, मतलब कि प्रेजेंट है या जस्ट लॉग इन एंड लॉग आउट वाला सिस्टम नहीं रहने सर, प्रेजेंट है। Present है, वाला। present है, सर है प्रेजेंट है। Yes, sir. बस मान गया, मैं मान गया। चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सेट थ्योरी का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, बिकॉज सेट के बिना रिलेशन का कोई सेंस ही नहीं बनता। दूसरी चीज की कोशिश करेंगे थ्योरी वाला पोर्शन कम से कम लिखे, एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा देखे और उसको समझने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। और नोट्स के अंदर तुम्हें, वैसे तो मैं दे ही दूंगा पीडीएफ, फिर भी अगर तुम बना रहे नहीं, मतलब बनाने तो तुम्हें है ही है, बट मुझे पता बनाते नहीं है। 2-3 लेक्चर, 5 लेक्चर, 15 लेक्चर, उसके बाद सब बंद कर देते हैं। लास्ट ईयर तुम्हें पता ही होगा ना। तो कोशिश करने हैं कि कम से कम वो जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो तुम्हें लिखते जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम फिर भी नोट्स नहीं लिख रहे हो कि नहीं सुनूंगा मैं, तो कम से कम क्वेश्चंस लिखते रहना। बहुत सारे ऐसे होंगे कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, क्या कर लेगा। तो वहां पे बस ये बोलूँ कि एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना, बाकी सब सेकेंडरी है। क्योंकि मैथ से यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कोई डेफिनेशन पूछ लेगा कि व्हाट इज मोल, है ना, या फिर ऐसा कुछ तो चलेगा नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है और क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो मैं 5 बार बोलूंगा तो तुम्हें याद हो जाएगा, फिर तुम इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अच्छा, तो चलो सेट थ्योरी के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, तो सेट की डेफिनेशन याद है? सेट होता क्या था, किस किस चीज को सेट बोलते थे? Yes, sir. Collection of objects. Yes, sir. Well-defined इन अ collection. डिफाइंड वे। Collection of Well-defined distinct. collection of objects. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। Collection of well-defined distinct objects. हाँ, डिस्टिंक्ट लगा दो तो और बेटर है। चलो ये Yes. ये ज्यादा बेटर है। बाकी उसके बिना भी काम चल रहा था, बट डिस्टिंक्ट लगा दोगे तो ज्यादा बेटर है ना। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट बिना भी इसको भी सेट बोलोगे। जैसे Yes. एक कोई है, इसके अंदर ये लिख दिया मैंने a,b,b, दिस इज ऑल्सो सेट, दिस इज इक्वलेंट टू दिस सेट, है ना। तो वो जरूरी नहीं मैं बोलूं, बट हाँ बोल दोगे तो भी गलत नहीं। तो आई थिंक ये सबको ध्यान है। वहां पे मतलब सेट के अंदर तुमने एक पढ़ा था कार्डिनल नंबर करके, कुछ पढ़ते थे हम कि कार्डिनल नंबर होता था कुछ। Yes. Total number of Yes, sir. elements in a Yes, set sir. में elements Number of कितने हैं? elements. हाँ, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा दे तो बेटर है ना। Okay, sir. तो अभी ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए डेफिनेशन ये है सेट की, कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका हमारा कलेक्शन। नाउ द थिंग इज वेल डिफाइंड मींस व्हाट, वेल डिफाइंड मींस क्या होता है, वेल डिफाइंड यूज क्यों कर रहे हैं, मतलब कि इसका कोई सेंस है यहाँ पे? एनीवन? पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। या पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, कि लाइक अगर मैं बोलूँ तुम्हारी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज, तो फिर अगर एक आंखों वाला बंदा है तो उसके लिए सबके लिए सेम रहेगा ना। तो इट्स लाइक कि ये पर्सन टू, मैं किसी से भी पूछूं, तुमसे पूछूं, मुझसे पूछूं, किसी से भी पूछूं, दिस विल बी सेम फॉर एवरीवन। बट नंबर ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर यस जाएगा, सर, भी वेरी करेगा। है ना। मतलब वहां तो फिर तुम अपने आप को जरूर इंक्लूड कर लोगे, तो ऐसा नहीं है ना। ये मैं डिफाइन करूंगा। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि सेट डिफाइन क्या होता था कि विच विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये सबके लिए same। जैसे अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ रिवर्स इन इंडिया, इज दिस सेट और नॉट? यस सर। Set है. Yes, sir. Yes, sir.
हाँ, मतलब रिवर्स है जो है, मतलब किसी से भी पूछोगे, ये तो है नहीं नाले को कोई रिवर बताएगा, जो रिवर है वही रहने वाली है ना। तो आई थिंक ये सबके लिए सेम है, नंबर ऑफ रिवर्स विल बी सेम फॉर एवरीवन, एवरीवन। ऐसा नहीं किसी एक आदमी के लिए पलट जाएगी, नहीं। हाँ, जैसे कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इन इंडिया, यस सर, सर वो सेट है। सेट है। मतलब अगर ग्रेजुएट का मतलब पता है तो फिर सबके लिए सेम है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट डेटा निकालेगा, वहां से हम देख लेंगे कि भाई सेट है ना। तो इसी तरह के मतलब कि वेल डिफाइंड का मतलब समझ आ रहा था बेसिकली मैं। वेल डिफाइंड मतलब विच विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, परसेप्शन पे डिपेंड ना करे कि तुम्हारे लिए कुछ और मेरे लिए कुछ और, सबके लिए सेम। और कभी इसका मतलब ये भी मत समझ लेना कि यूनिवर्सल ट्रूथ, ये थोड़ा सा मिसपरसेप्शन हो सकता है। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो ये ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन बदल नहीं रहा, बट इसका मतलब नहीं केवल दिस इज ओनली सेट। क्योंकि अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ना, बट दिस इज ऑल्सो सेट। तो आई थिंक एक छोटा सा दिमाग में कई बार आ जाता है ये थॉट कि फिर इसका मतलब तो हम बोल सकते हैं जो पर्सन टू पर्सन ना बदले, बचपन में हमें सिखा दिए थे इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करने के लिए, है ना। तो उस पर नहीं जाना, वो वहीं तक था, अब आगे बढ़ चुके हम, है ना। तो पहली चीज तो ये क्लियर है सेट क्या है। सेट के अंदर मैंने एक चीज बताई कि कार्डिनल नंबर का मतलब तुम्हें बताया। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। ये कौन है जो बार बार जा रहा है आ रहा है? नेटवर्क सही कर ले अपना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर के बाद में जैसे सेट को ना, जैसे हम सेट को ऐसे लिखते हैं, जैसे कोई एक सेट है उसको हम कुछ ऐसे लिख दिया जैसे ए बी सी डी, ये तो इसका होता था एक रोस्टर फॉर्म, है ना। यस सर डॉक्टर। यस और एक इसी को कुछ एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर। हाँ जी, Set builder. x1 से लेके 10 के बीच में, और x बिलोंग्स टू एंड, है ना, नॉर्म। ये हमारा सेट बिल्डर होता था। ये दो फॉर्म होते थे। अब इसी को ना, इसी को लिखने का एक तरीका हम ऐसे भी बनाते हैं कि इसको वेन डायग्राम टाइप से बोल सकते हैं, डायग्राम बना के। जैसे इस सेट के अंदर मैं एलिमेंट बना दूं ए बी सी डी, दिस इज नाउ माय नेक्स्ट सेट। ये भी एक सेट को, सेट का मतलब इसके अंदर ये सर्कल नहीं बोलूंगा मैं, इलेप्टिकल शेप में एक ऐसे अंडे टाइप का कुछ बना दूंगा जिसके अंदर, और इस शेप के कोई मार्क्स नहीं है कि तुम ऐसे बनाओगे तो ही, तुम इसको स्क्वायर बना दोगे अपने लिए समझने को, जेई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो बेसिकली इस तरीके से भी अगर कोई लिखा है तो दिस इज सेट जिसके दीज आर एलिमेंट्स, कि कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी। लेट सपोज यहाँ पे एक और सेट है हमारा सेट बी, जिसके भी एलिमेंट मैं सपोज कर लेता हूं पी क्यू आर एस टी, ठीक है। ऐसे सपोज कर सकता हूं पहले तो मैंने सबसे पहले एक स्टेटमेंट वो, अब मैं रिलेशन की तरफ बढ़ गया हूं, मैं सेट से, है ना, मैं यहां तक मेरा सेट चल रहा था, मैंने Yes. सेट का मीनिंग समझा। नाउ रिलेशन क्या है कि तुम्हारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब क्या? जिनमें कम से कम एक एलिमेंट तो है। अब अब भाई मैं यहां से यहां की तरफ मूव करना चाहता हूं। यहां से यहां की तरफ मूव करने का मतलब क्या है कि एक को इनमें से किसी से भी कनेक्ट कर दूं। तो एक के पास कितने ऑप्शन है कनेक्ट होने के? एक के पास 5 ऑप्शन है एसोसिएट होने के। एक कैन बी एसोसिएटेड विद पी क्यू आर एस टी। तो ए के बाद मेरे पास 5 ऑप्शन है। बी के पास कितने होंगे? 5। वो भी कहीं भी जा सकता है। अभी मैंने कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी है ना। सी के पास कितने हैं? और डी के पास? अगर मैं मतलब ए टू बी के अंदर जा रहा हूं, मैं अभी एक आर से रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, ए टू बी में जा रहा हूं। अगर मैं ए टू बी में जा रहा हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, टोटल 20 आ रहे हैं। 20 सर। देखो एक के साथ पी हो सकता था, एक के साथ क्यू हो सकता था, ऐसे करते करते फिर बी के साथ पी हो सकता था, बी के ऐसे टोटल 20 आ जाएंगे ऐसे। हाँ Yes, sir. सर यस सर। तो मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि भाई मेरे पास टोटल 20 एलिमेंट्स आ गए। बट अगर मैं तुम्हें बोलता 20 को ही थोड़ा सा और स्पेसिफिक करना चाहूँ कि भाई थोड़ा बदल देते हैं, एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बदल दिए मैंने, कहां तक? एन तक ले जाता हूँ, जनरलाइज करने का ट्राई करता हूँ। और एक सेट मैंने बता दिया बी, जिसके अंदर भी कुछ मैं एम ले लेता हूँ एन की जगह इस बार।
तो एक बात बताओ, एम कर देता हूं यहाँ पे ना, तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी पता करना चाहूं, N into M. भाई सबको समझ में आ रहा है, एन इंटू एम होगा। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं लिख सकता हूँ एन एम। कोई डाउट किसी को? नो No, सर। sir. बिल्कुल No, clear। sir. अब रिलेशन का मतलब क्या है? अब तुम्हारे पास ए क्रॉस बी के अंदर ऐसे बहुत सारे एक सेट आ गया ए क्रॉस बी के अंदर, जहां पे तुम्हारे पास A1 B1, A1 के साथ B2, ऐसे चलते चलते AN BN, ऐसे तुम्हारे BM। कितने एलिमेंट है? Amen. MN N एलिमेंट। into M. अब बात यह है कि इस MN का क्या करें? इस MN का हम क्या करें? इस MN का एक यूज ये है कि इस MN, जैसे मान लो, अब मैं थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल ऐसा ले लिया कि यहां पे तुम्हारे पास है एक सेट जिसमें 1 2 3 है, और यहां पे एक सेट है जिसमें 5 6 और 7 कर ले, नहीं 7 नहीं, चलो 8 कर लेते डायरेक्ट। अब भाई मुझे कनेक्ट करना है। अब ये कोई तुम पे कंडीशन कुछ भी नहीं है, कि कोई कंडीशन नहीं दी मैंने कैसे कनेक्ट करना है, तुम्हें सिर्फ कनेक्ट करना है। तो अब मैं तुम्हें एक कंडीशन दे दूं, एक रिलेशन दे दूं ए टू बी में, जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, कि एक के एलिमेंट में 10 ऐड करो तो बी आ जाए। तो एक के एलिमेंट में 10 ऐड करके कभी बी आ सकता है क्या? किसी भी एलिमेंट में ऐड नहीं करके? सर। No, sir. मतलब इस No, तरह sir. का रिलेशन के अंदर हमारे पास Sir. क्या आ गया? No. नल सेट। No, वही sir. मैं तुम्हें बोलता कि एक No. रिलेशन में दूसरा डिफाइन कर रहा हूं ए टू बी में, जहां पे तुम्हें बोल रहा हूं कि ए में 1 ऐड करके मैं, या ए में 4 ऐड करके मैं बी ले आऊं। तो इसमें पॉसिबिलिटी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 2, 1 और 2 दोनों की है। Yes, sir. समझ रहे हो? मतलब अब ये तो मुझ पे डिपेंड कर रहा है कि मैं इसमें रिलेशन कौन सा लगा रहा हूं। समझ पा रहे हो कि ये रिलेशन कौन सा है? ये तो मेरी इच्छा है कि मुझे क्वेश्चन में कौन सा दिया, बट ये कंफर्म है कि जो भी आंसर आना है वो इन्हीं में से एक होगा, यानी इन्हीं में से कुछ होंगे। या तो एक होगा, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। यस सर। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि एक सेट के डिफरेंट डिफरेंट सबसेट होंगे। Yes, sir. समझ रहे हो? सर ये वाली बात समझ नहीं आई। हाँ, ये हुई ना बात। मैंने ये कहा कि तुम्हारे पास कितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी में? सर AN, BM ए एन कॉमन, नहीं, टोटल जैसे N नंबर ऑफ into M. N एन into इंटू S. एन, हाँ एन इंटू एन। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ये सबको क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, sir. तुम्हें रिलेशन Yes, sir. अपनी मर्जी से बनाना है। मान लो मैंने एक ऐसा रिलेशन दिया जिसमें कोई एलिमेंट ना आया, पॉसिबल था ऐसा रिलेशन? Yes, sir. यस सर। एक वो आ गया। एक ऐसा रिलेशन दिया जिसमें पहला वाला आ गया, या फिर दूसरा आ गया, या तीसरा आ गया, या फिर कोई रिलेशन दिया जिनमें फर्स्ट 2 आ गए, या फिर दो दो के कोई भी आ गए। एक ऐसा रिलेशन दिया जिसमें सारे ही आ गए। ऐसे पॉसिबल है ना? Yes, sir. तो Yes, मतलब sir. तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि रिलेशन जो भी आ रहे हैं वो बेसिकली जो हमारा बड़ा सेट है उसके सबसेट ही होंगे? यस सर। भाई जो भी Yes, sir. आंसर आना है वो तुम्हारा इसका एक पार्ट होगा। Yes, sir. यस सर, इनमें से कोई आएंगे। बस जो भी रिलेशन होगा वो पार्ट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, इन्हीं में से कोई आएगा। इज इट क्लियर नाउ विवेक? यस सर क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक सेट है तुम्हारे पास ए जिसमें तुम्हारे पास एन एलिमेंट है, एंड एक सेट है बी जिसमें तुम्हारे पास एम एलिमेंट है, तो तुम्हें नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाए So basically, रिलेशन इन ए क्रॉस बी, कितना होगा? so 2 raised to the power n. बिल्कुल, जितने इसके सबसेट होंगे। और अगर तुम्हारे पास m इंटू एन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 raised to the power. टू द पावर m इंटू एन। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। Yes, sir. अभी Yes. डेफिनेशंस वगैरह पे आएंगे प्रॉपर, बस मैं सिर्फ और सिर्फ एक पहले
वो देना चाहता हूँ कि तुम्हें बस क्लियर हो, विजन क्लियर हो कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं। एंड सबसेट दिखने, देखो याद करने का तो बहुत आसान सा तरीका है। एक सेट है जिसमें m एलिमेंट है, दूसरा सेट है जिसमें n एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में कितने टोटल रिलेशन होंगे, 2 टू द पावर m इंटू n, बात खत्म। अगर हमें याद करना तो एक लाइन में खत्म हो जाता है। बट कैसे आया, इसकी एक थोड़ी सी फीलिंग होगी, दिमाग में रहे कि हाँ ऐसे ऐसे आया, तो वो चीज यहाँ पे है कि भाई यहाँ पे हमारे पास m है, यहाँ पे n है, अब यहाँ से यहीं जाना है, उल्टा नहीं आ सकता। एक रोज भी मतलब आगे से इधर ही जाना है, तो इधर से इधर जाने पे मेरे पास टोटल m इंटू एन एलिमेंट्स हो सकते थे, m इंटू एन टाइप से मैं ऐसे जा सकता था। और इनसे कितने सबसेट बनेंगे ये तुम्हें पता होगा कि अगर कोई सेट है A जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 2। 2 की पावर 4। है ना, 2 की पावर 2। ये सबको पता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो आई थिंक ये सब लिखने से पहले मैं यहाँ पे रिलेशन की डेफिनेशन से शुरू करूंगा। तो स्टार्ट करो विद द डेफिनेशन एंड राइट, फिर ये सर सारी आपने वो जो 5 वाली बात बताई थी ना, हाँ वो बता देना सर एक बार, ये रिलेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद। 5 वाली बात। यस सर। अच्छा देख, क्लास में मान ले कि तुम 4 लड़के हो, यस ठीक सर। है, और मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ कि ए बी की बहन हो, ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो इसमें कोई रिलेशन, कोई एलिमेंट आएगा उस रिलेशन में? No, sir. मतलब कि जब चारों लड़के हो तो सिस्टर वाला तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई ना। मैं बोल रहा हूँ देयर आर 4 बॉयज इन ए यस क्लास, है ना, मतलब कि तुम्हारे पास मान लो कि ऐसा है। अब की बार क्या है, कुछ इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक सेट है जिसके अंदर, ए सेट के अंदर 2 लड़के रख देते हैं, मान लो रमेश और सुरेश, और इधर की तरफ भी रख दो 2, कोई कौन से रखे, कोई ऐसे मिलते जुलते नाम, राम श्याम, हाँ कोई है थोड़ी नाम के, हाँ। तो ये है। अब तुमसे बोले ए से बी में एक ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें ए इज सिस्टर ऑफ बी, या ए, हाँ ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो कभी सर, कोई पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी नहीं। पॉसिबल ही नहीं है नो ना। सर। तो मतलब क्या हो गया, ये नल रिलेशन, इस रिलेशन में नल सेट की तरह से ट्रीट कर रहे होंगे इसको, ठीक है, यस गॉट इट। तो अभी एक बार पहले यस। डेफिनेशन, अभी एक बार डेफिनेशन शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे लिखेंगे। तो लिखना स्टार्ट करो डेफिनेशन यहाँ पे। रिलेशन आर, ए रिलेशन आर, कैपिटल आर मतलब रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट capital B is a subset of, a subset of the Cartesian product, its Cartesian product of A cross B। तो ये भी आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले 11th में पढ़ ही देते हो वैसे तो, है ना, तो ये सब पता होता है। तो ये मैंने यहां से लिखी है डेफिनेशन बस। तो आई थिंक समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड एक एक करके चीजें लिखना शुरू करेंगे उसके बाद कि ये एक एग्जांपल ऐसा, ये तो मत लिखना, यहाँ से शुरू कर देना, ये यहाँ से, ये ऊपर ए और बी का तो कोई सेंस नहीं था, या फिर इसको यहाँ पे 5 कर लो, जिससे यहाँ पे भी तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 लिखने का ऑप्शन, जिससे सेम बन पाएगा। अब फटाफट फटाफट कॉपी पेस्ट कर दूं, और जिस पॉइंट पे दिक्कत है हैंड रेस कर देना, मैंने स्क्रीन तुम्हारी ही खोल रखी है तो मुझे दिखता जाएगा। सिंगल पॉइंट पे भी अगर डाउट है तो कैन रेज योर हैंड, उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और जिसको लगता है कि भाई नहीं पल्ले पड़ रहा, तो इसका एक तरीका ये है कि एक सेट में m एलिमेंट है, एक में n है, तो m क्रॉस n 2 टू दी पावर mn नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस होते हैं। तो बताते जाना, स्क्रॉल जब भी करना हो। Sir, a relation R from a non-empty set A to a non-empty नॉन set. एम्प्टी सेट कैपिटल B is subset Yes. of the Cartesian product of A cross B। Sir, is a subset of the Cartesian product मतलब?
कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है ना जिसमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट आए थे, ये वाला, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। जो ये एलिमेंट है ना एक क्रॉस बी, Yes, sir. दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ 11th। चलो कोई ना, दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी एक बार लिख लो। कार्टेशियन Yes. प्रोडक्ट का मतलब यही था कि ए के और बी के एलिमेंट में जो रिलेशन निकालता है, जैसे a1 b1 a1 b2 a1 b3, वो वाले सारे। डोंट वरी, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी चीजें, अभी एग्जांपल पे तो आए ही नहीं है, हम बस थ्योरी थ्योरी को ही क्लियर करने का ट्राई करें। मैथ एग्जांपल से क्लियर होती है ना। एंड एक चीज ध्यान रखना, अपना टाइम हो तो बता देना, मैं फ्लो फ्लो में बह जाता हूँ कई बार। Sir, अभी तो बहुत है। हाँ वो तो मुझे पता है, इतनी जल्दी तो नहीं होता। चलिए, लिख लिया थोड़ा बहुत तो चल। Yes, sir. यस यस सर, लिखिए सर। Yes, sir. बता दिया करो, कई बार क्या मैं वहीं बैठा रह जाता हूँ। यस सर, सर हो गया ये भी। लिख लो क्या, ऐसे इतनी फास्ट तो कैसे लिख सकते सर हैं। डन। हो गया, sir. बाकी जनता स्क्रीनशॉट थोड़ी ले रहे हो, नहीं सर, Nice, लिख sir. दिया। लिख लिया. अच्छा लिखा है पूरा। स्क्रीनशॉट मत लेना, उससे अच्छा तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। क्यों मेमोरी भर रहे हो अपनी। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो. ओके, तुम सब आउट ऑफ दिल्ली हो। Yes, sir. यस सर। Yes, No, sir. sir. यस यस सर। Yes, sir. No, sir. तो यहाँ No, तो sir. नहीं आ रहे हो, यहाँ की यहाँ भी हो तो। चलो मुझसे मिलने के लिए। डन। उसके बाद भी कुछ था सर या डन। नहीं? अरे इतना ही था क्या अभी तक। चलो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमने चीज देखी ना, उसमें एक खास बात क्या है कि भाई ना, यहाँ जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, दिस इज, वापस से बना देते हैं, एक डायग्राम पुराना ही बना देते हैं। ए बी सी डी लिया था ना यहाँ, और इधर 1 2 3 4 5 लिया था, वही ले लेते हैं। अब क्या करना है कि भाई तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है कि ये एलिमेंट कहीं भी एसोसिएट हो सकता है। अब तुम्हें ना ये नहीं बोला कि एक एक से ही होगा, मैंने ऐसा कहीं भी अभी तक रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं दी है कि भाई इसके इसके साथ दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि तुमने फंक्शन पढ़ चुके होंगे है ना पहले 11th में। तो रिलेशन Sir, में sir, मैंने sir. कंडीशन, रिलेशन में मैंने कोई कंडीशन नहीं दी भाई ये पॉसिबल है ना ए दो का भाई हो जाए, है ना। तो वो कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन इज लाइक के चलने दो। इधर भी खाली वाली रह रहे, कोई हमें सोचना ही नहीं है रिलेशन में, बिल्कुल अंधाधुंध चलने दो। जैसे मान लो कि ये वाला भी इस ए से ही 1 से मिल गया, ये मिल गया 3 से, और ये मिल गया 4 से। तो यहाँ पे एक खास बात क्या होती है, वैसे खास यहाँ नहीं फंक्शन में भी थी, कि जो इधर के एलिमेंट है ना, इनको क्या बोलते हैं, Domain. और इधर वालों को, Range. Domain. Codomain. हाँ कोडोमेन। एंड रेंज जो होता था वो क्या होता था, जो 1, 2, जो 3, 4. जिसका जिसका प्रीम जो वो जो सेट। एलिमेंट हमारे एसोसिएट होते थे, जैसे यहाँ पे तुम देखोगे 1 2 3 4 एसोसिएट है, 5 तो काम ही नहीं आया। तो 5 हमारे रेंज में नहीं है। रेंज में हमारे सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट आते हैं जो एसोसिएट हो रहे हैं। एंड डोंट वरी, डोमेन एंड रेंज पूरा का पूरा फंक्शन में ही पढ़ना है, क्योंकि वो वहां का पोर्शन है। बस यहाँ छोटा सी डेफिनेशन थी तो मैंने बताई है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज कॉल्ड रेंज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, एंड द एलिमेंट्स विच आर एसोसिएटेड वो हमारे रेंज के पार्ट है। तो रेंज और कोडोमेन वगैरह डोंट वरी, हम फंक्शन में बहुत क्लियरली पढ़ेंगे, और उनके ऊपर बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी कर भी चुके होंगे तुम 11th क्लास में, और कुछ हम 12th क्लास में करेंगे इसके ऊपर, है ना। तो ये पोर्शन जो डोमेन कोडोमेन का, ये हमारा अगला पार्ट है वैसे तो। बट हाँ, जो एलिमेंट ए के एलिमेंट होते हैं, इनका एक और नाम होता है कि एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो पहले की साइड लिखे हुए हैं, इनको ना प्री इमेज भी बोलते हैं। और जो बी के एलिमेंट है जो कि एसोसिएट हो गए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इमेज। इमेज।
हाँ जी, तो इसको हम बोलते हैं इमेज। अब बेसिकली तुमसे पूछे कि भाई एक की इमेज बताओ, तो एक की इमेज क्या है, 1b है और 1 and 2, वन और और टू। 1 की इमेज, 1 की प्री इमेज पूछे तो क्या आ रहा है, A and B. ए एंड बी। तो इमेज प्री इमेज क्लियर है ना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो क्लियर है। कोडोमेन एंड रेंज में डिफरेंस। कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस बस इतना ही है कि कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट भी है, जबकि रेंज उसके अंदर जो जो एलिमेंट एसोसिएट है ना, जैसे देख 5 रेंज के अंदर नहीं आता, एसोसिएटेड है, सॉरी। समझ गया। कि अगर मैं इसमें तुमसे पूछूं कोडोमेन बताओ, तो तुम बोलते कि 1b है, 2b है, 3b है, 4b है और 5b है, जो भी तुम्हें दिख गया राइट हैंड साइड। और रेंज के अंदर देखे तो वो एलिमेंट जो कि एसोसिएट है वो कौन से, ये सर हमारे द नंबर विच आर एसोसिएटेड विद सेट ए। बिल्कुल फ्लो में बोल गए एक साल So, में। हाँ, can we say that the range and image are one and the same thing, or is there a difference? रेंज एंड कोडोमेन, Image, image. इमेज, हाँ ये बोथ आर सेम। Okay, sir. सर प्री इमेज क्या बोला था आपने? प्री इमेज जो पीछे यहाँ पे ए के एलिमेंट्स है, ए के सारे? हाँ हाँ बिल्कुल, जो जो इधर से पीछे एसोसिएट हो रहे हैं, क्योंकि प्री इमेज लाइक कि उसकी इमेज होगी, सारे नहीं बोलूंगा, जो जो एसोसिएट है हम उन्हीं के ऊपर जा रहे होंगे ना। ओके सर। तो वैसे डोंट वरी, देखो ये डोमेन और रेंज फंक्शन में जाके ही बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, डेप्थ में तो वहीं पढ़ना है और क्वेश्चन भी वहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने से हमारा काम नहीं चलता है, हमें बहुत आगे इसमें पढ़ना होगा। तो मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ पे रोकूंगा, डोमेन और रेंज में फंक्शन में ही डेप्थ में जा रहा होगा। बस तुम्हें इतना सा ध्यान रखना है कि कोडोमेन और रेंज में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। कोडोमेन एक बड़ा पार्ट है, उसका एक छोटा पार्ट रेंज है, इवन पूरा भी हो सकता है नो डाउट, बट इसका एक छोटा पार्ट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ऐसा लिखा हो कि एक रिलेशन है जो कि ए टू बी में डिफाइन है, तो ये रेंज नहीं है, ये क्या है, ये कोडोमेन। Codomain. ये हमारा Domain. बिल्कुल, यहाँ सारे एलिमेंट हमारे डोमेन के। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बी को हम रेंज डिफाइन करके और काम बढ़ जाते हैं, ये तुम्हारे यहाँ पे 1 1 ऑन 2 फंक्शन में बहुत काम आने वाला है, ये कंफ्यूज कर देगा, बहुत छोटा सा पॉइंट, तब बताएंगे जब आएगा, बस तुम्हें नाम से आगे बढ़ जाना है। तो सर। एनी, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, जरूरी है सर एक सभी एलिमेंट मतलब उसका इमेज होगा तो पूरा को हम थोड़ी डोमेन कहेंगे सर, जो जो नहीं क्या, एलिमेंट का। हाँ 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 हाँ, देखो यहाँ पे बेसिकली डोमेन पूरा ए को ही बोलते हैं, पूरे ए को ही हम डोमेन बोल रहे होते हैं, जो भी यहाँ पे आ रहा है। बेसिकली डोमेन एंड कोडोमेन डिफाइन, डोमेन और रेंज डिफाइंड फंक्शन के लिए हो रहे होते हैं, और फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। ये जो टॉपिक है डोमेन और रेंज, ये डिफाइंड फंक्शन के लिए, हर एक क्वेश्चन फंक्शन के रेस्पेक्टिवली आता है। तो वहां पे जो हर, और फंक्शन की डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद होता है कि ए का हर एक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए, है ना। हाँ यस सर। तो बस वहीं पे हम ध्यान रखें, ठीक है। तो ये जाना वहीं पे जाके आना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये एक डायग्राम सा बना लो ऐसा जिससे दिमाग में रहे, हम क्वेश्चन लिखते हैं एक छोटा सा। लिखे क्वेश्चन, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए ये तुम साथ साथ लिखते रहो, इधर नीचे जो लिखा है मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। लेट कोई ए हमारा एक सेट दे रखा है, 1 2 3 4, एक काम करते हैं 20 तक ले लेते हैं, एक 20 नहीं 50 तक ले लेते हैं, काम करते हैं 50 भी क्या, 85 तक ले रहा हूं मैं, ठीक है। एंड तुम्हें डिफाइन कर रखा है एक रिलेशन, ये तुम्हें हमेशा डिफाइन मिलेगा, ऐसा नहीं कि खुद से माना। डिफाइन ए रिलेशन आर, define a relation R from A to A। A to A का मतलब समझ गए कि दोनों साइड A ही है। और रिलेशन Yes. कैसे डिफाइन है, कुछ इस तरीके से कि x, y वेयर y इक्वल टू तुम्हें दे रखा है x³ प्लस 2, ये कुछ इस तरीके से रिलेशन डिफाइन है। राइट द रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज लिखनी है तुम्हें,
चलो डोमेन भी साथ में चाहो तो लिख सकते हो। तो पहले तो तुम रिलेशन को ही डिफाइन करो, बोलना क्या चाहता है, फिर आगे बात करेंगे। रिलेशन में क्या क्या आ रहा होगा तुम्हें, डायग्राम से तुम्हें अगर देखोगे, यहां एक सेट दे रखा है, एक ए, और इधर भी सेट तुम्हें ए ही ले रहा है। उसमें Yes. तुम्हें एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 अप टू, और यहाँ पे भी। और सर तुम्हें बताना, हाँ जी बोलिए। सर रेंज आ रहा है सर 3, 18, 29 और 66। ठीक है, तो तुम्हें एक रिलेशन डिफाइन करना है। अब तुम रिलेशन में यहाँ पे 1 रख लिया सपोज, तो रिलेशन कंडीशन तुम्हें दे रखी है, अगर तुम x को 1 ले रहे हो तो y कितना आ गया? सर 3। 3 आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन? नो सर। अगर मैंने x को 2 ले लिया तो y कितना आएगा? 10, 10, 10, x को अगर 3 ले लिया तो y कितना आएगा? 29, 29, x को अगर 4 ले लिया तो y कितना आएगा? 66, x को अगर 5 ले लूं तो y कितना आएगा? 127, 127. तो यहाँ पे है ही नहीं। आउट यस ऑफ सर। तो डोमेन में बेसिकली अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करूं तो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं मेरे डोमेन में? 1 2 3 1, 4 2, 3, 4. 1 2 3 4 केवल और केवल ये 4। और रेंज में 3 10 10 29 3, 10, 29, 29, 66. 66. 9 and 66. और कोडोमेन भी अगर पूछ लेता तो? सर 1 से लेके 1 to 85 सर 85. कंप्लीट 1 to 85. बिल्कुल। तो आई थिंक सबको ये चीजें बिल्कुल क्लियरली दिखनी चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई एक फंक्शन, मेनली क्वेश्चन का मोटिव ये है कि तुम्हें इस रिलेशन को पढ़ना है और इस रिलेशन को पढ़ के ये बनाना है। ये हमारा मोटिव है हमेशा, और कुछ नहीं। इस पूरे चैप्टर का मोटिव यहीं पे आके खत्म होता है कि ये तुम बना पाओगे या नहीं। ठीक है, तो फटाफट फटाफट पहला क्वेश्चन लिख लो और इसको देख लो, कुछ कंफ्यूजन है तो। क्वेश्चन दिखाना सर। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, फटाफट फटाफट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तुम्हारे पास एक सेट देगा, दूसरा सेट देगा, और कुछ भी कंडीशन देके तुमसे पूछ लेगा। सर हमने 4 तक इसलिए लिया ना कि 85 की लिमिट है, कि 85 से छोटा है। हाँ जी, अगर मैं 5 ले लेता तो मेरा बन जाता 127, जो कि हमारे पास है ही नहीं, मिलाएंगे कहां से? यस सर। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हें अब की बार सेट ए दे रखा है x, where x less than equal to 126 and x belongs to natural number. Relation R is defined from A to A. Relation R is defined from A to A by, कुछ इस तरीके से रिलेशन डिफाइंड है x, y, where y equal to रूट एक्स प्लस, या अंदर ही ले लेते हैं इस तरीके से। अब तुम्हें राइट द रिलेशन, बस इतना ही कर लेते, कोडोमेन छोड़ो, राइट द रिलेशन उस फॉर्म में लिखना है। मतलब है ना, क्या क्या पॉइंट्स आ रहे होंगे, मतलब तुम्हें रिलेशन लिखना है। समझ गए क्या करना है क्वेश्चन का मतलब? समझ गए? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर फटाफट फटाफट आंसर दो। पहले x की वैल्यू क्या रखोगे, मिनिमम क्या रखोगे? सर 2,4 मिनिमम 3 x को 3 रखोगे तो y कितना आएगा? फर्स्ट थिंग। आगे x को अगला क्या रखोगे? सर 8 y, y 3 x को अगला 15 15. 4 22 25 ऐसे ही होते जाएगा सर।
पूरा लिख देते हैं, ज्यादा नहीं होगा, कितना ही होगा, पूरा 35 लिख सर, देते हैं। तो 35,6 35,6 49 तो 48 48,7 63,8 आगे 63,8 सर 80,9 80,9 99,10 और 120,11 120,11 बस इतना ही आएगा। first यस सर। चलिए, तो आप डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब बता सकते हैं यहाँ पे। यस सर। यस सर। yes Yes, sir sir. पहले फटाफट Yes. यहाँ तक देख लो, किसी को कोई कंफ्यूजन तो हैंड रेज करो फटाफट फटाफट, वरना आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा सा। सर हमने 3 से स्टार्ट क्यों किया है एक्स? एक्स को और क्या रखते, मैं अगर 1 रखता तो √2 आता, तो वाई हो नहीं सकता, वाई को ये नेचुरल होना चाहिए। एक्स और वाई दोनों ए में बिलोंग कर रहे हैं ना। ओके सर। अगर मैं यहाँ 1 रख दूंगा तो √2 आ जाएगा, 0 रख नहीं सकता ए में क्योंकि सभी नेचुरल नंबर है ना, हाँ। इसलिए। अगर होल नंबर होता तो यहाँ पे 0 भी रख सकता था और यहाँ पे 0,1 भी आ जाता, अगर होल नंबर होता तो। ओके सर। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए। इंटीजर होता तो और भी चीजें रख सकता था शायद में, जरूरत होती तो, यस जैसे -1 भी रख सकता था, उस पे 0 आ जाता। यस सर, सेम इसका इमेज। बिल्कुल, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। बस हमें अपने देखो, इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हें ये देखना कि तुम्हारा यहाँ पे क्या क्या है, सेट में क्या क्या है, इसके बाहर नहीं जा सकते तुम। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 लड़के और दूसरी साइड भी 2 लड़के थे, तो तुम सिस्टर ला ही नहीं सकते थे। तुम ये नहीं सोच सकते थे कि चल एक अपने मर्जी से रख लेता हूँ, ये नहीं चल सकता। कंडीशन है ना। तो अभी आएंगे इन सारे एग्जांपल्स पे। तो कुछ अभी जैसे मैंने नंबर ऑफ रिलेशंस की बात की थी, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं टोटल? 2 की पावर टू m। रेस्ट 2 raised to m into n। 2 की power ए में अगर ए में हमारे पास n एलिमेंट और बी में एम एल m m तो नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी अगर पूछा जाए तो हम बोल देंगे 2 to the power m into n। ठीक है, अगले पॉइंट Yes, पे sir. आता हूँ फिर मैं। अब Yes, देखो sir. कुछ फालतू के पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, जैसे इनवर्स रिलेशन क्या होता है, ये फालतू के कुछ कुछ ऐसे ही पॉइंट्स है, जैसे बस नाम के लिए सुन के बढ़ जाना है। जैसे इनवर्स रिलेशन क्या होता है। अब इनवर्स फंक्शन का बहुत बड़ा यूज है, इनवर्स रिलेशन का कोई यूज नहीं है। होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो हमें फर्स्ट डे पढ़ाया जा रहा होता है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ये तो सारा समझ लूंगा, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनवर्स फंक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट इनवर्स रिलेशन अपने आप में बहुत बहुत ही बेसिक सी कोई फायदे सर वाली। इसमें तो बस बी को डोमेन मान लेते हैं बिल्कुल, और ए को फिर जैसे कोडोमेन। आर मान लो तुम्हारा डिफाइंड था ए टू बी में, देन इनवर्स ऑफ आर, ए टू है। बिल्कुल, इनवर्स ऑफ आर इसको डिफाइन कर देंगे आर इनवर्स, विच इज B2 है। कोडोमेन डोमेन में बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस ये डेफिनेशन है। अब इसको तुम चाहो तो हर क्वेश्चन, जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन ये वाला ही था, इसका इनवर्स पूछ ले, आर इनवर्स बताओ, तो तुम क्या कर रहे होते? 2,3 कर देते यहाँ पे। 2,3 3,8 4,5 यस सर। मतलब क्लियर है कि क्या है, पहले तुमने फंक्शन लिख दिया, जितने थे उसको जस्ट उल्टा कर दिया। यस सर। यस सर। तो कुछ अलग सा नहीं है इनवर्स के अंदर, बस इतना से ध्यान रखना, ए को बी से प्लस। जैसे और थोड़ा सा क्लियर करना चाहे कि भाई एक सेट तुम्हारा यहाँ ए था, एक सेट तुम्हारा ये बी था, और यहां से यहाँ पे डिफाइंड है तुम्हारा आर, तो भाई इसी को पलट दो, इसी को इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा साइन लगा दोगे तो आर इनवर्स, आर इनवर्स है ना। तो बस इतना सा नाम है। अब इसी के चक्कर से तुम्हें कुछ भी पूछ ले तो पूछ ले, है ना। वैसे नहीं पूछता है, क्यों नहीं पूछता, क्योंकि कुछ है ही नहीं पूछने का। हाँ, इनवर्स फंक्शन का अपना एक अलग क्राइटेरिया, अलग यूज है, तो वो पूछा जाता है, और पूछने में भी लिमिट क्रॉस पूछा जाता है। तो ये ठीक है, इनवर्स रिलेशन क्लियर है। Yes, sir. यस और सर। और फिर बाकी जो आएगा कि इनवर्स ये है रिलेशन इन ए सेट और बाइनरी रिलेशन इन ए सेट, मतलब कि ए टू ए में जब जा रहा होता है उसको बाइनरी बोल देते हैं। बस बाकी कोई वर्ड नहीं है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जैसे ए है और ए से ए में ही, यानी ए से बी में ना जाए, खुद से खुद का रिलेशन, तो उसको बाइनरी बोलते हैं।
तो नाम का कोई यूज नहीं है, तुमसे कोई नाम से नहीं पूछ रहा होता। क्वेश्चन आ सकता है कि लेट ए रिलेशन इन बाइनरी ए, मैं बाइनरी के रिगार्डिंग वर्ड आ रहा है, तो बाइनरी मतलब खुद से खुद की बात कर रहा है। और वैसे भी तुम समझ जाओगे कि तुम्हें केवल और केवल एक सेट दिया और रिलेशन पूछ रहा है, मतलब खुद से खुद ही में पूछेगा, दूसरा सेट दिया ही नहीं तो अदरवाइज तो दो सेट देगा ना अगर ए से बी में जाऊंगा। अब जैसे मान लो कि एक सेट के अंदर मैंने 4 नंबर दे, ये अभी तक करी तो थे आई थिंक, ऐसे एग्जांपल नहीं किए क्या हमने, रुको एक सेकंड देखने दो मुझे। हाँ तो नहीं, यही तो किया फर्स्ट। हाँ ये वाला अभी तो किया, ये वही तो है बाइनरी, सही बात है ना। तो बाइनरी क्लियर है, बाइनरी का मतलब क्या है, इनवर्स लिख लो हाँ यार, सर। इनवर्स लिख लो बस, ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने बताया, इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं था, जो इंपॉर्टेंट था वो मैं बताता जा रहा हूँ। बाकी फिर इनमें क्या थ्योरी बेस पे तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, थ्योरी वाला कुछ आता नहीं है ना। तो हम बेसिकली पार्ट वहां पे फोकस करेंगे जो एग्जाम पूछती है। एग्जाम पूछने का पहला पार्ट मैं बता चुका हूँ कि ये लिखना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इस लिखने से जो ये लिखे हुए हैं ना अंदर, इनसे क्वेश्चन बनता है, वो देखेंगे वो कैसे बनता है। एंड रिलेशन का टाइप ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, और हर साल एक क्वेश्चन मेंस में पूछ लिया जाता है, एडवांस में तो नहीं आए बट मेंस में पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे। तो अब टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आते हैं, जहां पे मतलब कैसा लगे कि हाँ नाउ जेई वाला कुछ टच करें हम। तो लेट्स स्टार्ट टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर जैसे सेट था वैसे ही रिलेशन है, और उसके भी कुछ कुछ टाइप होंगे। जैसे सबसे पहला आ गया हमारा नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। नल, इसी को और नाम क्या देंगे, एम्प्टी। और वॉइड। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या था, सर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ए बिल्कुल क्रॉस बी का नॉट अ फुल सिंगल फॉर्म। एलिमेंट बिल्कुल, डिस्प्ले जैसे तुम्हारे पास ए से बी में कोई रिलेशन डिफाइन है, तो पहली चीज तो ये कंफर्म होना चाहिए कि ए जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यस सर, बी भी। है ना। क्योंकि भाई अगर सबसेट में एक एम्प्टी सबसेट भी लाना चाहता हूं तो उसके लिए जो ऊपर के सबसेट है वो तो नॉन एम्प्टी होने चाहिए ना। और यहाँ पे ये भी क्या होना चाहिए, और इसके अंदर क्या आ जाए, नो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट ही ना है। तो सीधी सी बात है, जैसे एग्जाम्पल जैसे मान लो तुमने ले लिया ए, कोई सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट भर दिए तुमने 1 2 3 4। बी कोई सेट ले लिया तुमने जिसमें एलिमेंट भर दिए 5 6 7। एंड तुमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया ए टू बी में एस, कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया एक्स कोमा वाई, वेयर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बताओ कभी कुछ कोई आएगा इसमें रिलेशन में, हो सर, नो। बताओ। पाई हो जाएगा। तो बाकी आई थिंक अब तुम्हें लैंग्वेज में लिखने का मन है तो मैं लिखा देता हूँ, बाकी अगर ये चीज समझ पा रहे हो तो लैंग्वेज का कोई यूज नहीं होगा, है ना। नहीं सर ठीक है, इसकी जरूरत समझ गया सर। एक डेफिनेशन लिख के कोई फायदा नहीं कि मैं लिख दूं कि नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी एंड सबसेट वॉइड सेट व्हाटएवर, है ना। तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमारे लैंग्वेज में हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक नॉन एम्प्टी सेट, दूसरा नॉन एम्प्टी सेट, और जो रिलेशन है उसमें कोई एलिमेंट ना आए। फॉर एन एग्जाम्पल दिस, क्लियर। यस सर। फटाफट फटाफट लिख लो, और कोशिश करो एक और तुम खुद से अपने मन से एक सेट बना के कोई दूसरा यूनिक टाइप का, कि इसमें से कैसे नो वॉइड सेट, वॉइड रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, कोशिश करो। तो कंडीशन बदल बदल के आते थे। हाँ बिल्कुल, जैसे इसी में कंडीशन बदल दे, y इक्वल टू एक्स क्यूब लिख दूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। x प्लस वाई इक्वल टू 0 कर दे, गुड। तो कोई भी कंडीशन हम कुछ भी बना सकते हैं ना, और ऐसे हम डिफरेंट सेट बना सकते हैं। तो अगले पॉइंट पे आऊं, यस सर। यस यस सर। सर। तो आई थिंक पहला पॉइंट तो Yes, बहुत sir. क्लियर होगा। दूसरा जो हमारी डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन का भी एक छोटा सा तरीका ये होता है कि खुद को ही ले आए। आइडेंटिटी का मतलब समझ रहे हो कि भाई खुद ही वापस आ जाए। जैसे कोई लेट सपोज फिर से आर कोई मान लो ए टू बी में या ए टू ए में एक सेट है, ए टू बी भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है ए टू ए लो। और इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आए कि x कोमा x ही बार बार आ जाए। तो समझ रहे हो, जैसे एग्जांपल के अंदर मान लो मैंने एक सेट ले लिया यहाँ पे ए, जिसके अंदर एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4, और एक सेट ले लिया मैंने बी जिसके अंदर बी ले लिया, या फिर ए ही वापस से रिपीट कर लेते 1 2। तो कुछ इस तरीके से जैसे मैं रिलेशन बना दूं कि 1 का 1 से आ जाए, जैसे एक रिलेशन बना दूं 1 कोमा 1, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी रिलेशन। 1 कोमा 1 के साथ 2 कोमा 2 भी मिला दूं, तो ये जिसका भी डोमेन रेंज सेम हो। हाँ जी बिल्कुल, बेसिकली ये बोल सकते हैं जिनका डोमेन और रेंज, नहीं सेम भी नहीं बोलेंगे यार, सेम के अंदर ऐसा हो सकता है ना 1 से 2 आ रहा हो, 2 से 1 आ रहा हो, तो डोमेन और रेंज तो सेम हो गए। गॉट इट? जैसे मान लो 1 2 से मिल रहा हो, 2 1 से मिल रहा हो, तो डोमेन रेंज तो सेम है, बट ये आइडेंटिटी तो नहीं है। अगर मैं तुम्हें इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना चाहूं तो y इक्वल टू एक्स लाइन। एक लाइन में अगर तुम्हें सेंटेंस को डील करना हो तो y इक्वल टू एक्स को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। समझ गए कि जहां पे y की जो वैल्यू रखे वही x आ जाए, जहां x रखे वही y निकल के आ जाए, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आई थिंक क्लियर होगा सबको ये? यस सर। यस सर। बिल्कुल। तो ये क्लियर है आइडेंटिटी। और थर्ड पार्ट आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जैसे नाम से ही क्लियर है, यूनिवर्सल सेट पढ़ा है पहले? यस यस मतलब कि यूनिवर्स, अच्छा थोड़ा वहां पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। यूनिवर्सल रिलेशन की बात एक सेकंड के अंदर मैं दोबारा से पूरे पे आ जाऊंगा, स्टार्टिंग से क्या किया है, बट एक बार लास्ट पॉइंट समझ लेना। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जो कि जिसके अंदर सारे रिलेशन आ जाए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सोचो कि ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 कोमा 2, बस इतना ही ले लेते हैं, और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 कोमा 2 कोमा 3। अब ए क्रॉस बी के अंदर मैं सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा क्या क्या बना सकता हूँ? 1 से 1 कनेक्ट हो सकता है, 1 से, फिर 2 से, यही पॉसिबल है। इसके बाद तो कुछ नहीं, तो इस पूरे के पूरे को मैं यूनिवर्सल रिलेशन बोल दूं? सर एक कभी भी ये पूरा का क्योंकि जो भी होगा वो इसी का पार्ट होगा। यस सर। एक ऐसा रिलेशन जिसमें सारे रिलेशंस आ जाए, वो यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है? कुछ रह गया क्या? सर 1 3 क्योंकि एक क्रॉस भी है ना। अच्छा अच्छा, ओके, एक क्रॉस भी है, तो ये 1 कोमा 3 आएगा और ये 2 कोमा 3 आएगा। सॉरी, फाइन। यस। तो ओवरऑल थोड़ा सा वापस से स्टार्टिंग से देखते हैं, फटाफट फटाफट जो आज पढ़ा है, अभी तक पढ़ा है, मतलब कि सबसे पहले आंखें बंद करके सोच लो, लिखा हुआ मत पढ़ो, बस तुम्हारे दिमाग में रिलेशन का मतलब समझ में चाहिए कि व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन को पढ़ने के लिए हमने सेट देखे हैं, एक सेट होगा, 2 सेट होगा, आपस में जितने तरीके से ये मिक्स हो सकते हैं वो रिलेशन होते हैं। एंड रिलेशन को किस तरीके से, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? 2 टू द पावर m इनटू n। Is it clear? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये Yes, बिल्कुल बिल्कुल छपा हुआ है आंखों में कि हाँ ये ऐसे आया था, ऐसे आया था, ऐसे आया था। यस सर। बिल्कुल। तो नेक्स्ट पार्ट, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल लिए थे और फिर हम गए थे यहाँ पे कि भाई रिलेशन का डोमेन और कोडोमेन के ऊपर आए थे। डोमेन का मतलब क्या था? जो जो पार्ट वहां पे हमारे पास ए के अंदर एसोसिएटेड थे, कोडोमेन बी के सारे, और रेंज जो कि वहां पे बी में एसोसिएटेड थे। उसके ऊपर हमें एग्जाम्पल दिमाग में रहेगा तो हम कभी नहीं भूलेंगे। और इस एग्जाम्पल का 2 मोटिव था कि रिलेशन को कैसे बनाते हैं वो दिमाग में रहे। डोमेन रेंज तो दिख ही जाएगी, बट रिलेशन आता कैसे ये हम देख पाए। क्लियर? यस सर। यस सर। उसके बाद में हमने कुछ स्पेसिफिक रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन लिखा। इनवर्स रिलेशन के अंदर एक ही लाइन पड़ी कि उल्टा भी सेम ही है। मतलब कि उल्टा सेम क्या मतलब? ए से बी में गए थे, अब बी से ए के अंदर लिख देंगे सारी चीजों को, तो इनवर्स हो जाएगा।
उसके बाद में टाइप ऑफ रिलेशन में हम नल रिलेशन में गए जहां पे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। आइडेंटिटी के अंदर जहां खुद ही खुद को रिपीट कर लेता हूं। एंड यूनिवर्सल रिलेशन में जब हम गए कि भाई सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सारे रिलेशंस आ जाए, है ना। जैसे वेन डायग्राम में हम सबसे बड़ा सेट जो बनाते थे उसके अंदर सारे सेट आ जाते थे, वो यूनिवर्सल सेट होता था। सेम यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जिसमें छोटे मोटे सारे रिलेशन आ जाए। तो अभी तक सर हाँ जी बिल्कुल बोलिए। सर डाउट है सर यूनिवर्सल रिलेशन में सर। सर इसमें सारा रिलेशन है सर। रिलेशन तो 5 हो सकता है, पहला 1 1 ले लिए, फिर रिलेशन तो ये भी हो सकता है 1 1 1 2, तो ऐसे करके ना होगा सर। तो हाँ मतलब जी आप कह रहे सुनिए सर। सुनिए सुनिए सुनिए, अब मेरी सुनिए कि जितने भी छोटे मोटे रिलेशन आपने 5 लिए, 1 1 लिए, 1 2 लिए, वट जितने भी रिलेशन लिए वो क्या सारे इसमें आ रहे हैं? इसके पार्ट है सारे। ये सर लेकिन 5 कहाँ आ रहा है सर? 5 तो हमेशा ही इन्वॉल्व होता है ना, 5 तो इसका नहीं पार्ट सर, ही हाँ होता है सर, हाँ। यस सर, यस है ना। दिस इज यस द एलिमेंट ऑफ सेट, 5 तो उसका हमेशा सबसेट होगा। क्लियर? यस सर, ये सर क्लियर हो गया। तो अभी थोड़ा सा अब मेन पार्ट, जो ये सारा पार्ट था ड्रामा, अब हमारे हमारे जो मेन पोर्शन के ऊपर रिलेशन के टाइप के अंदर जो 3 टाइप होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और इन तीनों को मिला के बनता है इक्विवेलेंस। हर क्वेश्चन यहीं से आया है, जो भी आया है आज तक, तुम्हारा एनसीईआरटी उठा लो, चाहे तुम्हारी टारगेट उठा लो, चाहे तुम जेईई मेंस के पेपर उठा लो। 3 ये पोर्शन है। पहला पोर्शन है हमारा, मतलब कि इनडायरेक्टली ये हुआ कि पहली क्लास में तुम जेईई वाले क्वेश्चन तक पहुंच चुके हो आज। जैसे पहला पार्ट जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और जम के इसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख के उसके नीचे क्वेश्चन लिखूंगा एंड तुम्हें स्पेस छोड़ देंगे, क्योंकि उसी के नीचे मैं तुमसे अगली बार पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। जब मैं सिमेट्रिक पढ़ाऊंगा तो ऊपर ही पूछ लूंगा क्या सिमेट्रिक था, तो तुम ऊपर ही लिख दोगे। ये नहीं कि मैं 3 बार सेम क्वेश्चन लिखूंगा। तो एक ही जगह पे हम चाहे 20 क्वेश्चन लिख देंगे, पर उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप देके चलेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, पहले आराम से समझेंगे। कोई रिलेशन आर ए टू ए में डिफाइन है, कोई रिलेशन बाइनरी रिलेशन है जो ए टू ए में डिफाइन है, और रिलेशन का खास बात क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ईच एलिमेंट। लैंग्वेज में पूरी लिखवा दूंगा, मैं जो जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे सामने यहां लिख रहा हूं। ईच एलिमेंट ऑफ ए के बारे में बात करूंगा, और वो कुछ इस तरीके से डिफाइन हो कि अगर मैं x कोमा x लिखूं तो x बिलोंग्स टू a यहां पे हो। एक ऐसा रिलेशन, फॉर एन एग्जांपल, तुम्हारे पास कोई सेट था 1 2 3 4, तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें 1 कोमा 1 हो, 2 कोमा 2 हो, 3 कोमा 3 हो, एंड 4 कोमा 4 हो, और बाकी जो मर्जी हो मुझे मतलब नहीं, पर ये चारों हैं, तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? रिफ्लेक्सिव। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ईच, अगर तुम्हारे पास इसी सेट के अंदर, जैसे मैं R2 बना दूं और तुम्हारे सामने बना दूं केवल 1 कोमा 1 और 2 कोमा 2, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे ईच एलिमेंट नहीं हो पाया। अगर तुमसे एक और रिलेशन में ऐसे रैंडम बनाऊं कि 1 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 3 4 कोमा 4 4 कोमा 4, एंड उसके बाद भी चीजें दे रखी, रुका नहीं है, जैसे कि 1 कोमा 2 भी दे रखा है, 2 कोमा 4 भी दे रखा है, दिस टाइप, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। तो ये रिफ्लेक्सिव है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है क्या तुम्हारा ये पोर्शन है वहां पे, इसके आगे पीछे कुछ और है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, हो तो हो, नहीं हो तो ना हो, मुझे ये दिख गया तो मैं एक लाइन में बोलूंगा भाई रिफ्लेक्सिव तो था। ठीक है? ओके सर। तो रिफ्लेक्सिव आई थिंक बहुत सिंपल सा फंडा हो गया कि तुम्हारे पास खुद के जैसा चीज दिख रही है तो रिफ्लेक्सिव है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, और एग्जांपल ले, और मैं तुमसे पूछूं, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं एक एग्जांपल। एक कोई ए दे रखा है मैंने, सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, ठीक है, और कोई एक रिलेशन दे रखा है आर ए टू ए में, ऐसे डिफाइंड है कि आर कुछ ऐसे डिफाइंड है x, y, वेयर
x is parallel to y। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तुम्हें क्या करना है, समझ में आ रहा है? तो इस ये A2 की है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो बोलना है वो ये बोलना है कि रिफ्लेक्सिव के लिए तुम्हें y की जगह क्या पुट कर देना है? x। तो क्या x पैरेलल टू x है? यस सर। क्या ये हमारी स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है? यस सर। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये रिफ्लेक्सिव है। यस सर। सोचो तुम्हें इसकी जगह ये दे देता कि x इज परपेंडिकुलर टू y, तुम्हें ये लिख देता सेकंड रिलेशन, जैसे ये तो R1 था, तो अगर तुम्हें R2 में A2A में ही डिफाइन कर देता, A2A, ये B लिख रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया Rx, y where x is perpendicular to y, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अब तुम्हें क्या देखना है, R2 तुम डिफाइन करोगे भाई x, x where क्या तुम बोल सकते हो x is perpendicular to x? नो सर। नो सर। नो सर। समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। अगर तुमसे एक साइड दे दे 5 लोग, दूसरी साइड तुम्हें जेंडर नहीं पता, तुम्हें ये लिख के दिया है कि x, या फिर चलो उसके ऊपर बाद में आते हैं, सिमेट्रिक में आते हैं उस वाले एग्जांपल के ऊपर। तो पहले तो रिफ्लेक्सिव का मतलब समझ पा रहे हो? देखो डेफिनेशन आराम से देखो, डेफिनेशन लिख लेंगे बहुत क्लियरली, पहले कुछ एग्जांपल्स दिमाग में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कोई सेट ए तुम्हें दे रखा है नेचुरल नंबर्स x where x belongs to natural number, ठीक है, और कोई रिलेशन ऐसा डिफाइन कर दिया x, y R2R में डिफाइंड है ना, A2A में, where x minus y mod x minus y is natural। ये तुम्हें गिवन है रिलेशन, क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है? नो सर। बताओ क्या R1 रिफ्लेक्सिव होगा? नो सर। नो सर। नो सर। अरे वॉइड रिलेशन नहीं होगा? वॉइड पे नहीं आ रहा, अभी मैं रिफ्लेक्सिव वॉइड पे बाद में आऊंगा, पहले बताओ क्या ये होगा? नो सर। नो सर। बेसिकली तुम्हें यही बोलना है ना कि हर y को x रख देना है, तो क्या आ जाएगा x माइनस एक्स विच इज होल जीरो। नंबर। तो ये तो नॉट रिफ्लेक्स, क्योंकि ये तो नेचुरल है ही नहीं जीरो, तो मतलब हमारा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अब बताओ, हाँ विशव बोलो क्या बोल रहे हो? ये तो आप खुद ही खुद से बोल रहे हो, मेरे पास आवाज नहीं आई। किसी और को इसकी आवाज आई हो तो रिपीट कर दो यार, मुझे नहीं आई। नहीं है ये सर। चलिए फिर मेरे कान तो ठीक है। हाँ जी, पहले अब देखो लिखने वाला पोर्शन पे आता हूं मैं। लिखने वाले से पहले बताओ क्या रिफ्लेक्सिव की फीलिंग समझ में आ रही है कि रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या जा रहा है? यस सर। यस सर। भाई हर y को x से रिप्लेस करेंगे और देखेंगे कि क्या वो कंडीशन हमारा रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर कर रही है तो इट्स फाइन, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन बदल देता, इसी क्वेश्चन को बदल दूं, लेट सपोज मैंने इसी क्वेश्चन को बदल दिया और तुम्हें R2 दे दिया, x, y where x minus y as whole number। अब बताओ क्या ये R2 रिफ्लेक्सिव है? सर अभी यस सर। यस सर। जीरो होल नंबर ही होता है, यस सर। यस सर। तो फिर तो ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बोल लो भाई, क्लियर है? यस सर। सर हाँ जी। सर इसमें डाउट ये हुआ सर, जैसे कि 1 2 3 है। हाँ सर एक सेकंड। हाँ
सर 1 2 3 है सर, और बी में भी 1 2 3 है सर। ठीक है सर, तो 1 1 होना जरूरी है ना सर? 1 1 2 2 3 3 सर, ऐसे हाँ मतलब। तो इसमें तो सर अगर हम x माइनस वाई करते हैं तो सिर्फ 0 0 0 0 आएगा सर। तो ये अरे 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 मेरी बात सुनो, दिस इज, ये बिल्कुल अलग सिचुएशन है। यहाँ पे रिलेशन कुछ ऐसा डिफाइन हो तब बात कर रहे हैं, है ना। ये एक अलग क्वेश्चन है जिसमें कुछ इस तरीके से डिफाइन। ये क्या है कि तुम सोचो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे एक्स और वाई कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है यहाँ पे, कोई भी। तो यस एक सर। काम करो, तुम 1 1 ले लो। क्या 1 1 लोगे तो जीरो आएगा? यस सर। क्या जीरो हमारे काम का है? वो नेचुरल नंबर है मतलब जीरो, नहीं सर, मतलब इसमें नहीं है। रिफ्लेक्सिव खत्म हो गया। नीचे वाले में आते हैं, तुम वन एक्स को 1 ले सकते हो, 1 1 ले लो। क्या 1 1 लोगे तो काम हो गया, जी होल नंबर आ रहा है। हाँ, हाँ सर, तो होल मतलब नंबर आ तुम रहा है क्या सर। R2 रिलेशन में ये बोल सकते हो 1 1 भी रहा होगा, 2 2 भी रहा होगा, 3 3 भी रहा होगा, एंड ऐसे सारे रहे होंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि सारे के सारे होल नंबर है, इनका डिफरेंस। यस सर, यस। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्सिव है। तुम्हें ना रिलेशन कंडीशन को भी देखना है कि भाई जैसे तुमने ये जैसे अब ऊपर वाले एग्जांपल आते हैं, फटाफट फटाफट यहाँ आते हैं वापस से। जैसे तुमने कंडीशन दी तो तुमने उसके बाद ये चीज लिखी है ना, इस कंडीशन पे ही तो ये लिखा है। यस सर। अब तुम इसको देख के बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। नहीं है। क्यों नहीं है? तुमने No, क्या किया, sir. तुमने देखा कि तुम्हारे पास क्वेश्चन ये था, तुमसे ये भी पूछा जा सकता था कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या। तो तुम रख के देखते कि भाई x की जगह 1 रखो, क्या y 1 आ रहा है, x की जगह 2 रखो, y 2 आ रहा है, x की जगह 85 रखो, क्या y 85 आ रहा है। अगर आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव है, अगर एक में भी नहीं आ रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। गॉट इट? अब यहाँ पे देखो ना, तुम कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, सब जगह पे सेम सेटिस्फाई करेगा, मतलब रिफ्लेक्सिव है। यस। तो ओवरऑल मैं अभी रिफ्लेक्सिव पे आने का मीनिंग तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि भाई तुम्हें जब कोई रिलेशन ऐसे गिवन हो आर एक्स वाई, इसका मतलब क्या है कि रिलेशन कुछ इस तरीके से गिवन है। आर टू वाई में आर कोई रिलेशन गिवन है किस तरीके से, एक्स कोमा वाई, जहां पे यहां पे एक कंडीशन गिवन होगी एक्स एंड वाई में। ये समझ गए इसका मतलब? ये यस जो सर। इसका मतलब क्या है, आर फिर सॉरी एक्स आर वाई, इसका मतलब है कि आर और वाई के अंदर एक रिलेशन है जिसकी एक कंडीशन गिवन है। अगर 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 मैं वाई को एक्स से रिप्लेस कर दूं और ये भी बिलोंग टू आर कर जाता है तो रिफ्लेक्सिव था। और अगर मैं वाई को एक्स से करता हूं, ये आर से बिलोंग नहीं करता है, तो ये क्या है? नॉट रिफ्लेक्स। गॉट इट? सर यस रिपीट सर। करना है। एक Sir, एक रिलेशन, बार रिपीट करना. हाँ जी हाँ जी, सुनिए सुनिए पहले सुनिए। जैसे एक रिलेशन है आर जिसमें एक्स और वाई के बीच में एक कंडीशन गिवन है। इस लाइन का मीनिंग ये है। इस लाइन का मीनिंग क्या है? आर एक्स वाई का, कि आर एक्स टू वाई जहां पे कंडीशन इन एक्स वाई गिवन है, वॉट एवर वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो कैन बी पॉसिबल। ठीक है, गॉट इट? अब अब तुमने वाई को एक्स से रिप्लेस करा, अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। चलिए लेट्स स्टार्ट टू राइट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लिखिए, मैं लिखाना शुरू करता हूं। एक पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, कई बार क्या होता है डेफिनेशन से क्लियर हो जाए। लिखो एक बार डेफिनेशन। ए रिलेशन आर, मैं नीचे ही नीचे लिख देता हूं, तुम ऊपर से शुरू करो ये लिखना, फिर और एग्जांपल्स करेंगे। रिलेशन आर, ए रिलेशन आर ऑन ए गिवन नॉन एम्प्टी सेट on a given non-empty set A is called reflexive if if x r x also belong to R। ठीक है, if x r x also belongs to R।
अब एक बार ऊपर से एग्जांपल्स देखना शुरू करोगे और चीजों को क्लियर करने का ट्राई करोगे। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ लिखा है और यहाँ से एज इट इज लिखने का ट्राई करो और हर एक पॉइंट के ऊपर दिमाग लगाओ कि क्या क्या मैंने बोला था। फिर मैं 5-10-20 एग्जांपल लेके बैठता हूँ, फटाफट फटाफट ट्राई करेंगे। तो एक बार वो नीचे वाली डेफिनेशन दिखा दीजिए। ये लो, relation R on a given non-empty set A is called reflexive if y को अगर मैं x से रिप्लेस कर देता हूँ और वो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो रिफ्लेक्सिव है। Got it? यस तो फटाफट फटाफट यहाँ से कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही रैंडम उठाए थे जो हमने, तो रैंडम शुरू करते हैं। यहाँ से पहले लिखना, कॉपी करना शुरू करो और एक एक पॉइंट को एज इट इज लिख लेना है, जिससे फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं लैंग्वेज बहुत कम लिखा रहा होता हूँ बिकॉज लैंग्वेज का कोई सेंस नहीं होता मैथ में। सर आइडेंटिटी रिलेशन के सिमिलर नहीं हुआ ये? हाँ जी, बिल्कुल सिमिलर ही है, बट उसके अंदर ईच एलिमेंट जरूरी नहीं था। यहाँ पे ईच एलिमेंट कंपलसरी है। मतलब यहाँ ये एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया है ना, ये वाला R2 नहीं है। और आइडेंटिटी के अंदर खास बात ये भी थी कि आइडेंटिटी में ये भी नहीं हो सकते थे, उसमें केवल और केवल यही होते थे। रिफ्लेक्सिव में ये एक्स्ट्रा वाले भी हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। हाँ, तो डिफरेंस एक्सक्यूज मी सर। थोड़ा नीचे। हाँ जी बोलिए। सर जो आपने फर्स्ट एग्जांपल में R2 लिखे हैं वो आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी हम बोल सकते हैं इसको। ओके सर। सर नीचे कर दीजिए। ये लिख लिया सबसे? नो सर, थोड़ा सा बचा है अभी। यस सर। लिख लें दो एक बार। और वैसे R2 को मैं आइडेंटिटी नहीं बोलूंगा यार। आइडेंटिटी मतलब y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स मतलब हर एक एलिमेंट आना चाहिए, और एक्स्ट्रा मतलब केवल और केवल ये वाला मैं आइडेंटिटी बोलूंगा। ये केवल आइडेंटिटी है, क्योंकि नाम से क्लियर रखूं आइडेंटिटी। हाँ, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब क्या समझाया था, y इक्वल टू एक्स, मतलब कि जितने x के एलिमेंट है वो सारे y में हो और उनके अलावा और कुछ ना हो। तो केवल और केवल मैं इसको आइडेंटिटी बोल सकता हूं, बाकी दोनों आइडेंटिटी में नहीं आएंगे। आइडेंटिटी रिलेशन केवल और केवल एक ही हो सकता है, कभी भी 2 3 4 होने के चांस ही नहीं है। इसका था ये डाउट। सर मेरा प्रज्योत। हाँ जी, तो आइडेंटिटी रिलेशन केवल और केवल R1 है, R2 नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन। बस क्लियर सी दिमाग में एक ही लाइन रखनी है, y इक्वल टू एक्स, मतलब जितने x है उन सबके लिए सेम y हो। 4 x है तो 4 सेम y हो और कुछ एक्स्ट्रा भी ना हो। रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा चल सकता है। तो अगर तुमसे पूछे नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन तो कितने होंगे? 1। केवल और केवल एक, दूसरा आइडेंटिटी रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। चलो फटाफट सेकंड ये लिखो। यस सर, हो गया। हो गया, चलिए आगे दिखा। नो सर, अभी बचा था। अच्छा अच्छा, लिखो लिखो, लड़ना नहीं है। सर हाँ जी, तो रिफ्लेक्सिव तो बस यही है ना कि अगर हमने y की जगह x को रखा और वो रिलेशन सेटिस्फाई कर जाए। बिल्कुल, हर एक पॉइंट के लिए, नॉट ए सिंगल पॉइंट, हर एक पॉइंट के लिए जनरलाइज बोल सके हम उसे, है ना। यस सर। बस इतना ही है, इसके आगे और कुछ नहीं है इसमें। अब मैं एग्जांपल्स दूंगा, तुम्हें खुद सोचना है ना, मतलब अब बस सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जांपल दूंगा, तुम्हें खुद बताना कि ये है या नहीं है। सर डन। डन। नो सर। ओके, वेट।
बहुत सिंपल सा पॉइंट है रिफ्लेक्सिव। अगर तुम अब जेई के क्वेश्चन उठाओगे तुम ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे। अगर अभी देखो इस अकेले से कोई क्वेश्चन नहीं होता, उसमें ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों पार्ट मिलके जेई में क्वेश्चन आते हैं इसमें। बट रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्लियर है। रिफ्लेक्सिव मतलब कि खुद को खुद से यानी वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, अगर सेटिस्फाई करा तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। चलिए अब मैं एक एग्जांपल। अच्छा रुक जाओ कर रहा हूँ। बस अब यहाँ पे लिखता हूँ, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि आर इज डिफाइंड ऑन इंटीजर्स। ठीक है, पहले मतलब सेट समझ गए क्या है, एंड कुछ डिफाइंड ऐसे है कि आर रिलेशन कुछ डिफाइंड है एक्स कोमा वाई वेयर 2 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? मुझे बस एक लाइन में ये बता दो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो सर। No, sir. No, sir. नो सर। नो सर। Are you sure? Yes, sir. Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये बोल रहा है कि 2x माइनस वाई को डिवाइड करता है, ये तो तुम्हें गिवन है। अब क्या तुम अगर y को x से रिप्लेस करते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने रखा है आर एक्स दिस वन, मतलब क्या 2 डिवाइड्स करता है इसको, मैं ये बोल सकता हूँ? तो सर करता है 0। यस। ये सही है या गलत है स्टेटमेंट? सही है। तो फिर रिफ्लेक्सिव होगा ना। यस। ये सही तो है स्टेटमेंट, कोई गलत क्या है इसमें? What is the confusion? सर समझ गया। यस Anyone else? कोई भी बाकी लोग यार, बाकी जो लास्ट के मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, दे आर नॉट एक्टिव। ये ऊपर के 4-5 लोग जो कंटिन्यू एक्टिव है वही हैं, बाकी लोग तो मुझे बिल्कुल भी एक्टिवनेस नहीं दिख रही है। सर एक दो और एग्जांपल ऐसा ही हाँ, थोड़ा दे वो दीजिए। तो मैं करवा रहा हूँ, मैं तो बस अभी देख रहा हूँ कि व्हाट्स गोइंग विद द अदर। हाँ, बाकी लोग क्लास में है ना, एटलीस्ट हैंड रेस कर दो कि जो मुझे पता चल जाए कि हाँ क्लास में थे। एटलीस्ट इतना तो मुझे पता हो। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो ऑन करके गायब हो गए हैं। ओके ओके है, और हैंड रेज ही रखना, लोअर मत करना। जो जो क्लास में है वो लोग, लास्ट के अभी 5 लोग नहीं है। आर्यन हो गया, आर्यन, देव, विक्रांत, विवेक। विक्रांत हो गया, देवांश हो गया, आर्यन, देव एंड विवेक अरोड़ा। 3 लोगों ने नहीं किया, बाकी हाँ उनके भी आए सर हैं। क्लास में वो बार बार लोअर हैंड हो जा रहा था। ओके ओके कोई दिक्कत नहीं, चलो बाकी विक्रांत ने नहीं किया, चलिए फाइन। तो आई होप जो क्लास में उनको क्लियर होगा अभी ये पॉइंट। जैसे अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल लिखना कि सेट ए तुम्हें दे रखा है, सेट ए तुम्हें दे रखा है, सेट ए जनरल में अगर कोई भी लेना चाहूं तो क्या लो, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ले लो, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, और तुम्हें आर दे रखा है। आर कुछ ऐसा आर ए टू ए में डिफाइंड है एक्स कोमा वाई वेयर एक्स इज इक्विवेलेंट टू वाई। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। पक्का सब लोगों का? Yes, sir, because Yes. X would be Sir. equivalent to Y. ट्रायंगल ही है। है ना? The x is equivalent to x. Yes, yes, मतलब तुम ये भी बोल सकते हो कि एक्स आर एक्स लिखोगे मतलब एक्स कोमा एक्स, तो तुम बोल सकते हो एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्या स्टेटमेंट सही है? यस Yes, sir.
यस सर। हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव, कोई भी ट्रायंगल Yes, sir. के तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। फाइन, ठीक है यार, हैंड लोअर कर लो, जिनका भी ऊपर है दुख जाएगा, नीचे कर लो, एक एक करके जान दो। तो आई होप यहां तक इस तरह के क्वेश्चंस क्लियर होंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। जैसे आर कोई कुछ इस तरह, जैसे कोई एक सेट तुम्हारे सामने था 1 2 3 एंड आर कोई डिफाइंड है 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 है तो 2 बस इतना ही ले लेते हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो सर। नो सर। No, sir. नो सर। 3,3 मिसिंग है। बिल्कुल। तो अभी ये चीज क्लियर हो गई है कि भाई मिसिंग है तो नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, है ना? तो आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब बहुत आसानी से अब देख पाओगे, इतना ही तुम्हें देखना था, है ना? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लिखना एक एग्जांपल मेरे साथ साथ कि कोई एक सेट ए तो डिफाइन कर लेते हैं हम, रैंडम किस पे करें, ए कोई ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर तुमसे बोला जाए कि इस तरह का कोई रिलेशन आर ऐसा डिफाइंड है ए कोमा बी, वेयर ए कोमा बी, वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी, क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा? यस सर। यस सर। यस सर। आराम Yes, से sir. सोचो, हाँ यस जल्दबाजी सर, नहीं। यस सर, इक्वल टू Yes, होगा sir. सर। ए इक्वल टू बी। इक्वल टू है। Yes, sir. होगा सर ए सर। कोमा ए इक्वल टू ए रिफ्लेक्सिव। हाँ जी, होगा ना? Sir, मतलब equal अगर मैं to इसको अभी ए sir. हाँ कोमा सर, ए होगा लिख होगा। होगा। तो ये Yes, sir. रिफ्लेक्सिव It would होगा। be reflexive. बाकी लोग सुन लेना, क्योंकि अगर मैं ए को ए से रिप्लेस कर दूंगा तो ए कोमा ए, तुम ये बोल सकते हो ए लेस देन इक्वल टू, इसमें कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, तो सही है। अगर यहाँ से इक्वल हट जाता तो ये रिफ्लेक्सिव हाँ सर, वही नॉट वही देखा नहीं। पहले, लेस देन से। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। जैसे कोई एक सेट और ले ले, सेट ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, वापस यही ले लेते हैं, और तुम्हें बोल दिया जाए कि आर कुछ इस तरीके से डिफाइंड है ए टू बी, वर ए लेस देन इक्वल टू, एक काम करते हैं बी क्यूब ले लेते हैं, क्या ये सेट होगा रिफ्लेक्सिव? आराम से, जल्दबाजी नहीं है। नो सर। नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ जी, नहीं होगा सर, क्योंकि ए नॉन नहीं होगा सर। सर। तो वो ए का क्यों बोल जाएगा जो हम वहाँ पे रखें? सर ग्रेटर देन होता तो हो जाता। पर 1 के केस में होगा। नहीं मैं तो Sir, ओ maybe yes. वन और हमेशा माइनस नहीं, वन। रिफ्लेक्सिव नहीं नहीं नहीं, होगा ना, वो फिर देखो चाहे 1 हमेशा ले देखा ले। जाता है, मतलब किसी एक केस पे नहीं देख रहे। जैसे मैंने मान लो कि मैंने -1 ले लिया, -2 ले लिया, क्या -2 को ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं सर। नहीं कर नो रहा, सर। है ना? 2 को कर रहा है। नो नो सर। सर। No, sir. कर रहा है। हाँ सर, कर रहा है सर, कर क्योंकि रहा होगा हमेशा यार, छोटा है। टू को तो कर रहा हाँ है। कर रहा है, कर रहा है। है ना? मतलब दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। और रीजन देंगे हम कैसे? हमें रीजन देना होगा तो हम कोई एक एग्जांपल ले लेंगे। लेट सपोज x इक्वल टू ए इक्वल टू -2, तो तुम यहां लिखोगे -2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब, बिकॉज -2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू -8, वो तो उससे बड़ा है। तो हमें बस एक एग्जांपल देके इसको डिनाई कर देना है। गॉट इट? Yes, sir. यस तो अभी Yes, sir. रिफ्लेक्सिव में कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन? सर, अगर इस नहीं क्वेश्चन सर। में No, sir. एक सेकंड, कुछ बोल रहे थे आशुतोष। सर इस क्वेश्चन में अगर रियल नंबर की जगह नेचुरल नंबर होता तो होता था नहीं रिफ्लेक्सिव। नेचुरल नंबर कर देते तो हो जाता, फिर हम नेचुरल ही रखते तो 1 रखते। अच्छा नहीं, हाँ नेचुरल में होता, 1 पे भी हो जाता। होता सर। क्यों नहीं, 1 पे भी हो जाता, 2 पे भी हो जाता, 3 पे, सब पे हो जाता, फिर तो ये बड़ा ही आता ना बी क्यूब हमेशा। लेस, हाँ वो इक्वल टू Yes, लेस। सर लेकिन Yes, sir, हो ये जाता। होना चाहिए ना, तो हाँ बोलो। सर ए आर ए से करेंगे तो सब वो बिलोंग कहाँ करेगा आर। तुम्हारा दोनों तो
एक सेकंड लेट मी क्लियर, वापस से बोलो जो कंफ्यूजन है, बाकी चुप। सर ए जो होगा वो आर को बिलोंग कहाँ करेगा? ए और ए होना चाहिए ना, मतलब हाँ सेम होना चाहिए ना। तो रख दे और ए रख, डोमेन पे रख यहाँ पे ए कोमा ए रख, जैसे मान ले 1,1 रख दे, 2,2 रख दे, 3,3 रख दे, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को? जैसे मान ले 2 रखा, 8 आया, सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। तो फिर ठीक तो है। व्हाट इट एक्चुअली तुम लोग कंफ्यूज पता है कहाँ हो रहे हो? तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि 1,1 देख रहे हो, 1,1 2,2 रख के उसको देखना है क्या सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। कंफ्यूजन क्या हो रहा है सर तुम पर ये वैल्यू तो डिफरेंट लेनी चाहिए ना, क्या ए और बी की वैल्यू। ए और बी डिफरेंट थोड़ी ले सकते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव का तो मतलब ही ये है तो ना बी को भी रिफ्लेक्सिव ए के रखो। उससे ही अलग हो गया बिल्कुल। हाँ रिफ्लेक्सिव का तो मतलब ही है ना बी को ए रखना है। ठीक है सर। आगे एनी अदर डाउट, किसी और का कोई डाउट? नो सर। तो अभी आई थिंक ये चीज क्लियर होगी रिफ्लेक्सिव क्या है। तो इसके बाद No, sir. सेकंड पॉइंट आता है सिमेट्रिक। Yes, sir. अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब, सिमेट्री से मतलब क्या समझ रहे हो? सर अगर उसका हिस्सा किया जाए तो दोनों पार्ट बराबर है। भाई बेसिकली तुम यूं जाओ चाहे यूं जाओ, बात एक हो। सिमेट्री मतलब मैं इधर से देखूं चाहे इधर से देखूं, मतलब अगर मैं एक छोटी सी कंडीशन बोलूं कि भाई एक्स आर वाई ये अगर हमारा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और अगर तुम y को x से रिप्लेस करते हो ये भी रिलेशन को बिलोंग कर जाता है, तो सिमेट्रिक है। और अगर तुमने इनको इंटरचेंज करा, y को x से और x को y से इंटरचेंज करा और ये r में नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। और इसमें कहीं भी मैंने ये कंडीशन नहीं बोल रही ईच एंड एवरी ना, ईच एंड एवरी कहीं यूज नहीं करा। एक है तो एक, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मान लो तुम्हारा कोई आर सेट था जिसके अंदर, आर नहीं पहले तो वो ले लेते, कोई सेट ए 1 2 3 4। अब मेरे को आर के अंदर जाना है, जैसे मेरे पास 1,2 है, तो इसके साथ मुझे 2,1 मिल जाए बस। मान लो 1,1 है तो इसके साथ 1,1 तो खुद ही अपने आप में हो गया। जैसे लेट सपोज 2,3 था, तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे और क्या चाहिए? 3,3। तो ये हमारा सिमेट्रिक है। बट वहीं अगर मैं सोचो कि क्या करता कि यहाँ पे 1,2 तो ले लेता, इसके साथ 2,1 ना होता, एक भी ऐसा रह गया, एक सिंगल ऐसा रह गया, ये तो सिमेट्रिक है। क्यों है? समझ गए? और ये Yes, नॉट sir. सिमेट्रिक है। नॉट सिमेट्रिक का रीजन समझ गए? यस सर, 1,2 का। तो 2 मिनट मुझे देना, एक बार मैं सारे एग्जांपल से तुम्हें वापस से क्लियर करने का चाहता हूं। एक बार मुझे बस ये बताना कि तुम्हें बस x को y से रिप्लेस करना है। पहला वाला बताओ, क्या R1 सिमेट्रिक है? बस अभी लिखना करना सब बाद में, बस ये बताओ R1 सिमेट्रिक है? यस सर। यस सर। जब 1,1 है तो 1,1 है, 2,2 है ना, सिमेट्रिक है। क्या R2 सिमेट्रिक है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। R3 Yes, sir. सिमेट्रिक है? यस सर। नो R3 सिमेट्रिक है क्या? नो सर। No, sir. नो सर। क्योंकि 1,2 के साथ 2,1 कहीं नहीं दिख रहा। हाँ Yes, sir. चलिए एक बार 2 मिनट के अंदर फटाफट फटाफट ट्राई करेंगे। क्या इसको इसको R1 को सिमेट्रिक बोल सकते हैं क्या? अगर x y के पैरेलल है तो क्या y x के पैरेलल होगा? जस्ट यस रीड। यस सर। अगर मैं बोल रहा हूँ होगा। Yes, sir. ये तो गिवन है कि x y के पैरेलल है, क्या ये भी बोल सकता हूँ y x के पैरेलल है? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। अब बताओ R2 क्या सिमेट्रिक होगा? यस सर, ये भी होगा। यस। एक्स वाई के x y के perpendicular। परपेंडिकुलर है तो इसको ये भी बोल सकता हूँ y x के परपेंडिकुलर है। यस सर। डोंट वरी, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए हो रहा हूँ, टाइम कम बचा है। मैं इसको कल सिमेट्रिक से ही शुरू करूंगा दोबारा, मैं रिफ्लेक्सिव तक ही पढ़ाया हूँ आज, ये बस हिंट दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा। ये बताओ x माइनस वाई अगर नेचुरल नंबर है मोड, तो क्या y माइनस एक्स नेचुरल होगा? यस हाँ, सर, ये भी Yes, होगा। sir. Mod तो हो सकता है कि यस सर नेगेटिव में चला जाए। कैसे जाएगा मोड मोड? है ना। mod है तो अच्छा मॉड है। मोड है ना। हाँ, इससे तब पॉजिटिव ही आएगा। positive। समझ रहे हो? मतलब अगर Yes, x माइनस वाई नेचुरल है तो उसका नेगेटिव का मोड तो नेचुरल ही आना है। यस सर। मतलब Yes, ये sir. सिमेट्रिक है।
क्या ये बोल सकता हूँ कि ये भी सिमेट्रिक होगा? हाँ सर। यस सर। यस सर। Yes. अगला वाला, Yes, sir. कोई जिसको नहीं भी आ रहा लोड मत लेना, ये बताओ क्या ये सिमेट्रिक होगा? x माइनस वाई अगर 2 से डिविजिबल है तो y माइनस 2x से 2 से Yes, sir. डिविजिबल होगा? हाँ यस सर सर। जरूरी। क्यों नहीं है भाई? ऐसा कैसे कि माइनस क्या आ जाएगा? डिविजिबल आंसर माइनस अगर 4 डिविजिबल है तो -4 भी तो डिविजिबल ही होगा। यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि x माइनस Yes, वाई sir. तो डिविजिबल Yes, है। sir. गॉट इट? अगला वाला, अगर x y के इक्विवेलेंट है तो y x के इक्विवेलेंट होगा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, सर। yes, एक sir. ट्राइंगल दूसरे के इक्विवेलेंट है तो दूसरा पहले के इक्विवेलेंट होगा? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। क्या ये वाला सिमेट्रिक है पहला जो ये रिलेशन दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. यस क्या ये सिमेट्रिक होगा हमेशा? No, sir. A No, equal to sir. 3. नो सर। नहीं होगा ना। जैसे 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, क्या इसको पलट देंगे तो ये इक्वल आएगा? No, sir. नो सर। No, sir. समझ रहे हो? क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 ये तो ठीक है, पर इसको बदल दो, क्या ये सही है गलत है? No, sir. हमें तो एक पॉइंट ढूंढना है बस गलत करने के लिए, क्या ये होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा। No, sir. एंड बस यही बताया था आज मैंने। तो सिमेट्रिक को एक बार बस ये वाला लिख लो, बाकी ज्यादा नहीं लिखना, और बाकी जो ऊपर के एग्जाम्पल्स हैं उनमें तुम्हें खुद सोचना है, खुद से सोचना है दोबारा कि भाई क्या क्या बोला था। फिर हम इनके एग्जाम्पल्स शुरू करेंगे कल वापस से, इन्हीं एग्जाम्पल्स को दोबारा आराम आराम से करेंगे। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या बताया तुम्हें? एक्स आर वाई तो गिवन है, एक्स आर वाई तो गिवन है, इसमें नहीं सोचना है कि होगा या नहीं होगा। अगर एक्स और वाई में कंडीशन लगा रहे हैं तो वो तो है ही है। अब मैं उल्टा करता हूं तो क्या फिर भी कंडीशन रहेगी? अगर रहती है तो वेल एंड गुड, नहीं रहती तो सिमेट्रिक नहीं है। बताओ, एनी Yes, sir. कंफ्यूजन? No, sir. अब लास्ट के 5 मिनट बचे हैं तो इसमें आगे नहीं बढ़ूंगा। अभी तक जो पढ़ा है उसमें छोटा मोटा छोटा कुछ भी कंफ्यूजन है तो हम डिस्कशन करेंगे। एंड आई थिंक आज की क्लास में जो पढ़ा है उसमें से तुम्हारे पास टारगेट में करने को कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरे को रिफ्लेक्सिव के साथ में सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ा देता तो तुम पूरा कंप्लीट कर पाते, बट वहां तक नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, इतना जल्दी हमें उड़ना नहीं था आज। सर हाँ जी। सर वो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। हाँ वो मेरे को पता है, वो कोई काम का नहीं था इसलिए आ रहा है। वो भी कंपोजिट फंक्शन में पढ़ेंगे यार, ये है ना, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन कोई मतलब का नहीं होता, कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, डोंट वरी। जो भी यहाँ जा रहा है मेरे को हर एक वर्ड का पता है, जिसका जहां यूज हो उससे ज्यादा तुम्हें मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। इनवर्स और कंपोजिट ये दोनों फंक्शन के पार्ट हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले पार्ट है। यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, बस दे दिया मैंने। अगर तुम देखो तो मैंने 3 चीज छोड़ी यहाँ पे, इनवर्स, कंपोजिट एंड डोमेन रेंज। बेसिकली ये भी हवा में ही उड़ाए हैं, क्योंकि इनका मुझे पता है कि ये हमें फंक्शन में बहुत डेप्थ में पढ़ने, तो यहाँ पढ़ने का फायदा नहीं। बाकी चीजें मेन मैं तुम्हें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पढ़ाया है मैंने आज, और कुछ नहीं पढ़ाया, वो क्लियर होना चाहिए। और नंबर ऑफ रिलेशन, ये 2 Yes, चीजें। sir. तो एनी डाउट फ्रॉम एनीवन जो रुक भी सकता है, बाकी अगर चाहे तो 3 मिनट बाद धीरे धीरे लीव कर सकते हैं। मैं स्टिल वेट करूंगा 5-7 मिनट क्लास खत्म होने के बाद भी, जिसको वट एवर जो भी बात करनी हो, अपने मन की भड़ास निकालनी हो, वो रुक जाए, बाकी धीरे धीरे कट ले। सर नोट कर दीजिए थोड़ा। क्या? सर नोट करना था, वो तो ऊपर का छूट गया था थोड़ा सा। यहाँ पे और कहीं पे? सर ऊपर में जहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखवाया था थोड़ा सा वहाँ पे। सिमेट्रिक की? सर सब स्टार्टिंग में। ये यस सर। लिख लो। सर क्लास लीव कर सकते हो गया तो? क्या? क्लास लीव कर सकते हो गया तो पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, नाउ यू कैन लीव। थैंक यू Sir, सर। can we say, sir, Thank you, all sir. the Thank you, sir. activations Thank you, are- sir. Thank you, sir. वेलकम वेलकम वेलकम। Thank you, sir. टाइम कितने बजे तक क्लास का, ये तो बता दो, मैं भूल। 5:40. Sir, 5:40. फिर तो क्या, ये 2 मिनट में जी लो अपनी जिंदगी 2 मिनट में। Sir, हाँ जी। so can we say all the identity relations are the symmetric? All the identity relations of symmetry, yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. थैंक यू सर। Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.
तो पीडीएफ सेंड कर सकते हैं आज की। बिल्कुल मुझे पता था, ये मैं वेट कर रहा था, मेरे को भरोसा था ये जरूर आएगा कोई भी का, एक्सपेक्टेड था ये मुझे। भेज दूंगा। मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन था ये, पता है, मैं मतलब वेट ही कर रहा था, और मैं ये भी पता था ये धीरे धीरे लोग लीव करेंगे तब आएगा ये क्वेश्चन। चुपचाप। चलो, और किसी को कुछ और कोई कहानी, कुछ किसी को कुछ पूछना हो करना हो, 10% बचे हैं यहाँ पे। हो सकता है इनमें से 5-7 तो ऐसे हो जिनको पता ही नहीं हो क्लास खत्म हो गई, वो बस चल जाते हैं कि जब नई चालू होगी तो वहीं ज्वाइन करेंगे, तब तक रहने दो। कई बार ऐसा होता है मैं क्लास खत्म भी कर चुका हूँ, 15-20 मिनट लोग बैठे ही रहते हैं कि चलो ठीक है, कुछ तो चल रहा होगा, हमें क्या मतलब। तो